डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मुगल डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर यानी सेकेंड रूलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेकेंड रूलर कौन थे? तो हुमायूं। हुमायूं। तो आपको पता है कि मुगल डायनेस्टी किसने फाइंड की थी इंडिया में? बाबर ने। तो ये जो हुमायूं है ये बाबर का ही बेटा है। तो बाबर फर्स्ट मुगल रूलर है क्योंकि उसने ही मुगल डायनेस्टी फाइंड की थी, और ये उसका बेटा है, तो ये सेकेंड मुगल रूलर है। तो आइए इसकी लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। तो चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ। सो यू कैन सी हियर बाबर। तो बाबर इज एंजॉइंग द बर्थ ऑफ हिज सन हुमायूं। तो जिस दिन हुमायूं पैदा हुआ था उस दिन बाबर ने सेलिब्रेट किया था अपने गार्डन में, काबुल में। तो हुमायूं काबुल में पैदा हुआ था, और उसके बाबर जो उसका फादर था उसको ऑब्वियसली काफ़ी खुशी होगी, तो इसने सेलिब्रेट किया था कहाँ? काबुल में, चार बाग में। क्योंकि ये काफ़ी गार्डन्स वगैरह बनवाता था ना बाबर, तो इसकी एक फेवरेट गार्डन थी काबुल में, तो जिसको बाद में बागे बाबर के नाम से जाना जाता है, तो उसी की पिक्चर है ये। तो हिज बर्थ नेम वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो आज हम लोग इसको बस हुमायूं के नाम से जानते हैं, बट ऑब्वियसली यू नो कि उस टाइम काफ़ी लंबे चौड़े नाम हुआ करते थे, पर्शियन कल्चर। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दी एल्डेस्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हुमायूं ही याद रखो। दी एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर वॉज बॉर्न एट काबुल ऑन 6 मार्च। ये डेट वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ईयर याद रखना, 1508। ठीक है। तो काबुल में पैदा हुआ था कब? तो 1508 में। सो ही वॉज द ओनली सन ऑफ चीफ कंसोर्ट महिमा बेगम। तो इसकी जो हुमायूं की मदर थी, ही वॉज द चीफ कंसोर्ट। तो चीफ कंसोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि उस टाइम के जो रूलर्स होते थे ना, उनकी कई वाइफ्स होती थी, तो उसमें से एक को ही उसने प्रॉमिस कर रखा होता था कि जो मतलब जो तुम्हारा बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो इस तरह की स्टेटस दी जाती थी। बाकी सारे वाइफ्स में से किसी एक वाइफ को चीफ कंसोर्ट डिक्लेयर किया जाता था। तो वही इसकी जो मदर थी वो चीफ कंसोर्ट थी, इसीलिए यही राजा बनता है। तो महिमा बेगम। तो यू कैन से कि मदर का नाम वाज महिमा बेगम। सो फादर ऑब्वियसली यू नो कि बाबर। तो ही हैड कैप्चर्ड काबुल इन 1504। तो देखो ये 1508 में पैदा होता है ना, तो इसके फादर ने काबुल को 4 साल पहले कैप्चर किया हुआ था, और वो अपनी एम्पायर बनाना चाहते थे। जो बाबर बाबर के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में पिछली वीडियो में देखा ही है। तो काबुल जहाँ पे कि हुमायूं पैदा होता है, वो 4 साल से फादर के यानी बाबर के कब्जे में था। क्योंकि बाबर अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, इसलिए ना उसने काबुल पे भी कब्जा किया था। क्योंकि वो एक्चुअली तो कहीं और से आया था ना, फरगाना से, अफगानिस्तान की एक प्रोविंस थी। लेकिन क्योंकि वो वहाँ से निकाल दिया गया था, उसके रिलेटिव्स ने उसके अगेंस्ट कंस्पायर करके उसको निकाल दिया गया था, इसलिए उसने काबुल में आके वो सेटल हो गया था, और काबुल में ही उसका बेटा हुमायूं पैदा हुआ। तो क्योंकि बाबर एक एम्बिशियस आदमी था, वो अपनी एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था, तो वो तो अपने बेटे को भी यही सारी चीज़ें बताएगा ना, सिखाएगा ना कि तुमको भी मेरा साथ देना है, मेरे साथ चलना है, फाइट वाइट करनी है। तो उसने काफ़ी कम एज से हुमायूं को बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि कैसे आपको चलाना है, किंगडम में कैसे रूल करना है, ये सारी चीज़ें हुमायूं को सिखाता था। क्योंकि वो उसका बड़ा बेटा था, चीफ कंसोर्ट का बेटा था, तो ऑब्वियसली उसके बाद तो वही राजा बनने वाला था ना, तो इसलिए हुमायूं को ये सारी ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी थी। तो हुमायूं स्टार्टेड accompanying हिज फादर ऑन मिलिट्री कैंपेन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। यानी काफ़ी छोटी सी उम्र से ही हुमायूं जो है अपने फादर के साथ वॉर करने के लिए जाने लगा। क्योंकि इसका फादर जो बाबर था ना, वो वॉर्स वगैरह करता था अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए, तो ये भी अपने फादर के साथ जाने लगा। सो यू कैन सी दिस इज हुमायूं, बेबी हुमायूं, एंड दिस इज बाबर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तो हुमायूं इज लर्निंग टू फायर न्यूली डिस्कवर्ड यू सी गन पाउडर। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बंदूक टाइप की, तो इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत बाद में मतलब इंडियन रूलर्स के पास आई, जो नेटिव हिंदू इंडियन रूलर्स आप कह सकते हो। और ये लोग तो दूसरी जगह से आए थे, फॉरेन कंट्री से आए थे, ईरान वगैरह के कांटेक्ट में थे, अफगानिस्तान में थे, तो इन लोगों के पास गन पाउडर पहले पहुंच गया था। तो ये देखो बाबर अपने बेटे को जो है बंदूक चलाना सिखा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे को इसको लेके वॉर पे जाना, ये मेरी मदद करेगा। ठीक है। तो हुमायूं जो है बाबर का पहला बेटा था, सबसे
चीफ कंसर्ट का बेटा था, बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड। तो बाबर जो है हुमायूं को काफ़ी प्यार करता था। आपने बाबर वाली वीडियो में देखा था कि बाबर की डेथ कैसे हुई थी। उसकी एक थ्योरी ये भी है कि हुमायूं बीमार पड़ गया था, तो बाबर ने जो अपने गॉड से प्रे किया था कि आप इसको छोड़ के मेरी जान ले लो। तो ही यूज टू लव हुमायूं वेरी मच, और उसने इंश्योर किया था कि हुमायूं को जो है बेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग और एजुकेशन मिले। तो आप देख भी सकते हो कि गन पाउडर चलाना सिखा रहा है, बिल्कुल ट्रेनिंग दे रहा है काफ़ी छोटे से एज से। तो हुमायूं ने फादर के साथ जाना स्टार्ट कर दिया था वॉर में। तो इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि वो बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत से ही मुगल डायनेस्टी बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई थी इंडिया में। तो बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर, तो आपको याद है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जो कि अफगानिस्तान से आया था, और इब्राहिम लोदी क्योंकि दिल्ली सल्तनत, आप कह सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर है इब्राहिम लोदी। तो इन दोनों के बीच बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में। तो उस वक्त हुमायूं भी अपने फादर के साथ था। और उसके बाद एक और बैटल लड़ी थी बाबर ने, बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के अगेंस्ट। तो उसमें भी हुमायूं था, क्योंकि इसने इसको काफ़ी पहले से ही ट्रेनिंग दे रखी थी अपने बेटे को, ये सारी फायर आर्म्स वगैरह चलाना सिखाता था। तो बाबर इन हिज लाइफ टाइम हैड मतलब डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग हिज 4 सन्स। तो बाबर के बेसिकली कई बेटे थे, लेकिन उसमें से 4 बेटे ही प्रोमिनेंट, मतलब राजकुमार की स्टेटस उसको दे रखी थी, क्योंकि हर किसी को तो राजकुमार बना नहीं सकता ना। इन लोगों के मतलब उस टाइम, उस जमाने में मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते थे। तो हुमायूं लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिसार फिरोजा, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी बैटल ऑफ पानीपत हो चुकी है, बैटल ऑफ खानवा हो चुकी है, तो ये नॉर्थ इंडिया का रूलर तो बन ही चुका है बाबर। तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटों के बीच में सारी एम्पायर डिवाइड कर दी थी कि मेरे बाद कौन कहाँ पे रूल करेगा। तो हुमायूं के हिस्से क्या मिला था? हिसार, ये देखो उस वक्त पंजाब का एरिया था ये सारा, आज हरियाणा कहलाता है। तो हिसार, फिरोजा। अब ये बदख्शान क्या है? तो बदख्शान है बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर, जो उस वक्त अफगानिस्तान और इंडिया की बॉर्डर हुआ करती थी, उस वो जो रीजन था वो बदख्शान कहलाता था। तो मतलब काबुल वगैरह, तो ये सब इसको हुमायूं को ही दे रखी थी इसने। और संभल, उत्तर प्रदेश में एक टाउन है संभल, तो ये सब हुमायूं के हिस्से दी थी, क्योंकि बेसिकली उसके 4 बेटे थे जिसको वो राजकुमार की स्टेटस दे रखी थी बाबर ने। तो उसमें सबसे बड़ा तो हुमायूं ही था। तो जो इम्पोर्टेंट एरियाज है, ये देखो पंजाब हो गया, उसकी होम टाउन काबुल, बदख्शान, और संभल उत्तर प्रदेश। तो ये आगरा के बहुत नज़दीक है, हार्डली आई थिंक कि 200-300 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये सब इसने अपने बड़े बेटे हुमायूं के ही हिस्से कर रखी थी। तो संभल, जैसा कि आप देख रहे हो कि हुमायूं के हिस्से थी, तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि बैटल ऑफ पानीपत के जस्ट थोड़े दिनों के बाद जो अफगान्स थे, क्योंकि अफगान्स को ही हराया था ना बैटल ऑफ पानीपत में, तो अफगान्स ने कोशिश करी थी कि ये संभल को कैप्चर कर ले। तो संभल तो एक्चुअली हुमायूं के हिस्से थी, तो हुमायूं ने उसको सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया था। तो उसके फादर काफ़ी खुश हो गए थे कि हाँ देखो मैंने इसको मिलिट्री ट्रेनिंग दी, अब इसके काम आ रही है। तो 1526 में इसने, हुमायूं ने संभल को डिफेंड किया था बिना बाबर की हेल्प के। तो बाबर नॉमिनेटेड हिम एज ए सक्सेसर ऑन हिज डेथ बेड, यानी कि बाबर को जब लग गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, वो काफ़ी बीमार हो गया था, वजह चाहे जो भी रही हो, मतलब अलग अलग थ्योरीज है, तो आप बाबर वाली वीडियो में देख सकते हो। तो जब उसको लग गया कि अब मैं बचूंगा ही नहीं, तो उसने क्या किया, उसने अपने बड़े बेटे, जिसको उसने काफ़ी पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था एम्परर बनने के लिए, तो उसको उसने नॉमिनेट कर दिया कि हाँ अब तुम ही हो हमारे एम्परर। सो हिज फादर डाइड। तो बाबर ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मर रहा हूँ, तो मेरे बाद मेरा बड़ा बेटा हुमायूं ही एम्परर बनेगा, कोई आपस में लड़ना मत और कोई दूसरा क्लेम नहीं करना। तो बाबर डाइड ऑन 26 ऑफ दिसंबर 1530। तो देखो बैटल ऑफ पानीपत के 4 साल के बाद ही बाबर की डेथ हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला कंसोलिडेट करने का मुगल एम्पायर को। तो मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कही जा सकती है, उस वक्त 4 साल ही गुजरे थे, और अफगान्स जो थे उस वक्त एक्टिव ही थे। ठीक है, तो बाबर ने ऑलरेडी हुमायूं को डिक्लेयर कर ही रखा था, और उसने अपने बाकी 3 बेटों में भी अपनी एम्पायर बांट रखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें 4 प्रोमिनेंट बेटे थे, उसमें से सबसे बड़ा हुमायूं। तो बेसिकली हुमायूं इकलौता बेटा था। बाकी ये जो 3 की कहानी आप सुन रहे हो ना, ये बाकी 2 अलग अलग, मतलब 3 रानियां थी इसकी मेन, 3। तो उसमें से एक का बेटा था हुमायूं, बाकी से 2 हुए, और तीसरी से एक और हुआ, तो इसलिए 4 भाई। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। तो इसने अपने चारों बेटों में बांट रखी थी बराबर बराबर, मरने के टाइम ही बांट दी थी बाबर ने। तो बाबर ने क्या किया था ना, हुमायूं को बुला के एक प्रॉमिस लिया था कि देखो मैं मेरे तो 4 प्रोमिनेंट बेटे हैं और चारों को मैं मतलब चाहता हूँ रॉयल स्टेटस देता हूँ। तो उसने हुमायूं से प्रॉमिस लिया था कि तुम अपने बाकी इन 3 भाइयों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। देखो बाबर ने अपनी टेरिटरी तो बांट ही दी थी, मतलब इनको कहा था कि अब मैं अपनी टेरिटरी तुम में बांट दे रहा हूँ, तुम लोग आपस में लड़ना मत, जिसको जो टेरिटरी दे रहा हूँ वहां से रूल करना, एक दूसरे से लड़ना मत। तो ये प्रॉमिस उसने हुमायूं से लिया था, क्योंकि हुमायूं एम्परर था। तो बेसिकली क्या होता है, टेंडेंसी होती है ना एम्परर की कि जब मैं एम्परर बन रहा हूँ तो मैं इनको क्यों बर्दाश्त करूँ, इनकी छोटी छोटी टेरिटरी मैं कैप्चर कर लूंगा। तो बाबर ये चीज़ समझता था, तो उसने हुमायूं से कहा था कि देखो ये सारी चीज़ें मत करना तुम, तो तुम मेरे को प्रॉमिस करोगे तुम अपने भाइयों को हार्म नहीं करोगे, उनको जो मैं टेरिटरी दे के जा रहा हूँ उनको रूल करने दोगे। ठीक है, तो हुमायूं ने प्रॉमिस कर दिया। तो बाबर का एक ब्रदर इन लॉ था, यानी कि बाबर का साला, ब्रदर इन लॉ, महदी ख्वाजा। तो बेसिकली क्या हुआ था ना कि जब बाबर बीमार था तो उस वक्त हुमायूं बिल्कुल आगरा में था नहीं। तो बाबर को लगने लगा कि अब मैं ज़्यादा दिन बचूंगा नहीं। तो उसने क्या किया, उसने हुमायूं को मैसेज भिजवाया कि तुम जल्द से जल्द आगरा पहुंचो, मैं आई कैन डाई एनी टाइम। तो इसी बीच क्या हुआ ना कि बाबर तो आगरा में ही था लेकिन हुमायूं तो था नहीं। तो मेहदी ख्वाजा जो है वो बाबर का साला था, उसने कोशिश करी थी कि हुमायूं के पहुंचने से पहले ही मैं थ्रोन अपने नाम कर लूं, बट ऐसा वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मतलब फेल्ड अटेम्प्ट मेहदी ख्वाजा, तो यू शुड रिमेंबर दिस। तो मेहदी ख्वाजा अनसक्सेसफुल हो गया और वो हुमायूं के आने से पहले ही भाग गया था। तो हुमायूं ने उसको मैसेज भी भिजवाया कि मैं आपको कुछ करूंगा नहीं, ठीक है ना, आप तो मेरे मामा ही हो। वो उसका हुमायूं का तो मामा लगा ना, इसका साला, तो मतलब इसकी अपनी मदर का भाई था ये। तो महदी ख्वाजा भाग गया वहां से, वो फेल हो गया क्योंकि हुमायूं पहुंच गया था टाइम रहते रहते। ठीक है, और वो भाग के कहाँ गया, वो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के पास चला गया। ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री में, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट इग्नोर मत करना, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ही वॉज ऑलमोस्ट एज स्ट्रॉन्ग एज बाबर एंड हुमायूं, ये याद रखना। ये बहादुर शाह, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो तभी ना ये महदी ख्वाजा भाग के चला गया बहादुर शाह के पास कि अब हुमायूं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अब तो इसका मतलब है कि बहादुर शाह ऑलमोस्ट उस टाइम काफ़ी स्ट्रांग माना जाता था। तो हुमायूं बिल्कुल 22 साल का ही था जब वो गद्दी पे बैठता। ये देखो हुमायूं की कोरोनेशन हो रही है, तो ये कोरोनेशन कहाँ होगी, आगरा में ही होगी, क्योंकि आगरा इज़ द कैपिटल। ओके, तो आगरा इज़ द कैपिटल ऑफ मुगल्स, नॉट दिल्ली, प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि बाबर ने अपनी कैपिटल आगरा को बनाया था। तो देखो ये पैदा हुआ है 1508 में और बाबर मर रहा है 1530 में। तो ये कितने साल का है हुमायूं, हुमायूं सिर्फ 22 साल का है। तो 22 साल की उम्र में ही उसको मुगल एम्पायर की गद्दी मिल गई। और तो मुगल एम्पायर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं, इसलिए ये लिख रखा है कि इनहेरिटेड अ रिकेटी एम्पायर, यानी बिल्कुल हिलता डुलता, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज, कई सारे एनिमीज हैं, उसमें से एक बहादुर शाह भी है, और इंटरनल एनिमी महदी ख्वाजा जैसे लोग जो कि हुमायूं को बैक स्टैप करना चाहते हैं। ठीक है, तो लाइक हिज फादर हुमायूं वुड ऑल्सो लूज पावर। तो अगर आपने बाबर की वीडियो देख रखी है, अगर नहीं देखी है तो आपको देख लेनी चाहिए, अदरवाइज काफ़ी सारी पॉइंट्स इसमें हैं जो पिछली वीडियो से कनेक्ट होते हैं। तो लाइक हिज फादर हुमायूं वुड ऑल्सो लूज पावर, तो बाबर ने भी पावर लूज कर दी थी फरगाना की। वो फरगाना का किंग बना तो था लेकिन बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया था। तो वैसे ही आप आगे देखोगे कि ये गद्दी तो मिल गई है हुमायूं को, लेकिन बहुत दिनों तक ये गद्दी पे बैठ नहीं पाएगा, इसको कोई और आके हटा देगा। ठीक है, और ये 15 साल के लिए इस गद्दी से हट जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो लाइक हिज फादर हुमायूं वुड ऑल्सो लूज पावर एंड गो इन टू एग्जाइल, वो भी एग्जाइल में चला जाएगा, ओनली टू रिटर्न एंड स्टेक हिज क्लेम इन इंडिया। तो देखो इसको गद्दी मिल जाती है, फिर कुछ ऐसा होता है कि कोई और इसकी गद्दी पे कब्जा कर लेता है। तो ये इंडिया से उस वक्त बाहर भाग जाता है अपनी जान को बचाने के लिए, और कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वापस आके गद्दी को लेता है। तो इसकी कहानी बिल्कुल फिल्मी है, तो हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि आप पहले सुन ही चुके हो कि हुमायूं के 3 और भाई थे, यानी कि बाबर ने अपने 4 बेटों में, देखो ये हुमायूं है 1 2 3 4, तो इन 4 बेटों में इसने बेसिकली बाबर ने अपनी
ज़मीन जायदाद जितनी भी टेरिटरी उसने इंडिया और अफगानिस्तान में मतलब बनाई थी, वो अपने इन चारों बेटों में बांट दी थी। तो आउट ऑफ मैनी सन्स ऑफ बाबर ओनली 4 वेर गिवन रॉयल स्टेटस, हुमायूं बीइंग वन ऑफ देम, ये तो आप समझते ही हो। तो इसलिए हुमायूं के 3 और भाई ऐसे थे ना जो रूल करते थे, मतलब जो राजकुमार की हैसियत रखते थे। तो क्योंकि हुमायूं ने अपने फादर को प्रॉमिस कर रखा था कि मैं कभी अपने इन 3 भाइयों को हार्म करने वाला नहीं हूँ, फादर को डेथ बेड पे उसने प्रॉमिस करी थी और इसने ये प्रॉमिस रखी भी। ठीक है, मतलब इनको जो टेरिटरी मिली थी, ऐसा नहीं है कि हुमायूं ने इसको कैप्चर करने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो भाई था वो था कामरान मिर्जा, सौतेला भाई, मतलब बाकी तीनों में से कोई भी इसका सगा भाई नहीं है। तो तीन तीन मेन बीबियां, 3 मेन बीबियां, उसमें से जो पहली बीबी थी उसका बेटा हुमायूं, जो दूसरी बीबी थी उसके 2 प्रोमिनेंट बेटे हुए, उसका एक है कामरान मिर्जा, कामरान मिर्जा। ठीक है, तो इसने अपने सबसे बड़े सौतेले भाई कामरान मिर्जा को काबुल और कांधार का राजा बना दिया, क्योंकि ये तो आगरा में रहेगा ना। आप सोचो, ये तो इंडिया का एम्परर बन चुका है, तो ये तो आगरा में रहेगा। तो इसलिए इसने अपने बड़े सौतेले भाई को बोला कि ठीक है भाई, तुम काबुल और कांधार यानी अफगानिस्तान वाले जोन में चले जाओ। और इसी कामरान का अपना सगा भाई था अस्कारी मिर्जा, ये याद रखना, अस्कारी मिर्जा। इन सब की स्टोरी आपको याद रखनी है, वैसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आगे देखोगे डिटेल में। तो आप इनके नाम अभी के अभी याद रख लो कि हुमायूं के 3 और भाई कामरान और अस्कारी, ये दोनों सगे भाई हैं और हुमायूं के सौतेले भाई। तो अस्कारी मिर्जा को इसने रोहिलखंड का रीजन दे दिया, यानी बरेली और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। और जो सबसे छोटा भाई हिंडाल, यानी तीसरी बीबी का बेटा हिंडाल, तो हुमायूं इसको बहुत चाहता था क्योंकि सबसे छोटा भाई था और रॉयल भी था, तो काफ़ी टाइम ये लोग साथ में स्पेंड करते थे। तो छोटा होने की वजह से ना, तो हुमायूं का फेवरेट था ये हिंडाल। तो द यंगेस्ट हिंडाल द रूलर ऑफ मेवात। तो मेवात जो एरिया है, देखो संभल, संभल थोड़े दिन पहले तक तो खुद हुमायूं के पास था, तो इसने इसको अपने सबसे प्यारे भाई किसको, हिंडाल मिर्जा को दे दिया कि संभल, अलवर, मथुरा, गुड़गांव, उस वक्त ये जो जोन था ये मेवात कहलाता था, मतलब प्रोविंस टाइप के थे ये उस वक्त के। तो मेवात वाली प्रोविंस जो है हिंडाल मिर्जा को दे दी, क्योंकि फादर ने कहा था कि देखो टेरिटरी बांट दी है मैंने, तुम अलॉट कर देना। तो ये अलॉट कर देता है बाकी अपने तीनों भाइयों को। तो इससे क्या होगा, तो अगर ये इन तीनों को अपनी टेरिटरी अलॉट कर दे रहा है तो इसकी खुद की टेरिटरी तो छोटी हो गई, इसकी इन्फ्लुएंस तो कम होती जाएगी ना। तो दस हिज स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर वाज रिड्यूस्ड, क्योंकि ये तो इनकी टेरिटरी में दखल देगा नहीं, तो इसकी खुद की टेरिटरी और जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस चलता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। क्योंकि जो बाबर के मंत्री वगैरह थे वो तो थोड़े थोड़े बट जाएंगे ना इन तीनों में, उनकी लॉयल्टी भी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली हुमायूं की ताकत थोड़ी कम हो गई इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कि हुमायूंस ट्रबलसम सिबलिंग्स, तो ये भाई थे लेकिन इन्होंने काफ़ी परेशान किया हुमायूं को थ्रू आउट दी लाइफ, कभी मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी, बिल्कुल फुल अथॉरिटी इसकी कभी मानी नहीं हुमायूं की। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि हुमायूं के ट्रबलसम भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत इन चारों में बिल्कुल भाईचारा था। तो बाकी तीनों ने मिलके हुमायूं को काफ़ी परेशान करा है। लेकिन हुमायूं, आप देखना कि थ्रू आउट दी लाइफ अपने फादर को जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने तीनों भाइयों की मतलब कभी हत्या नहीं करूंगा, एक तरह से आप कह सकते हो, उसने प्रॉमिस किया था कभी मारूंगा नहीं इनको, वो प्रॉमिस इसने रखा। ठीक है, तो एक और चीज़ आप जान लो, ये जो हुमायूं होता है ना, हुमायूं का पर्शियन में मतलब होता है लक्की, लकी यानी कि बहुत किस्मत वाला। लेकिन कई हिस्टोरियंस ने कमेंट करा है कि हुमायूं का नाम उसकी लाइफ हिस्ट्री से बिल्कुल मैच नहीं करते, काफ़ी अनलकी था। तो अनलकी अपने भाइयों की वजह से भी था, तो आप देखना। तो कामरान को इसने अलॉट कर दिया था कि भाई तुम काबुल और कांधार यानी अफगानिस्तान रीजन वाले में चले जाओ, वहाँ ही अपनी अपनी किंगडम बसाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बसा लेना। तो इसने क्या किया, ये बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था हुमायूं की, बिल्कुल भी नहीं करता था। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 साल छोटा था। तो इसने काबुल और कांधार तो इसको इसके फादर ही दे के गए थे, इसने क्या किया, पंजाब को भी ले लिया, क्योंकि नेबरिंग थी ना, मतलब अगर आप देखोगे उस वक्त का पंजाब यानी लाहौर, सियालकोट यानी पाकिस्तान वाला रीजन। तो इसने बोला कि ठीक है, काबुल कांधार तो मेरा बाप ही मेरे को दे के गया है, और ये हुमायूं की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था, उसको बिल्कुल कमज़ोर समझता था ये। तो इसने नेबरिंग जो मतलब किंगडम थी पंजाब, उसको भी हथिया लिया।
हिंडाल ने भी ऐसा ही किया। हुमायूं उसको चाहता तो बहुत था, लेकिन इसने सोचा कि अरे हुमायूं मतलब इतना पावरफुल तो है नहीं, तो मैं खुद को इंडिपेंडेंट एम्परर ही घोषित कर देता हूँ, मैं क्यों हुमायूं के अंडर सर्विस करूँ। क्योंकि हुमायूं ने टेरिटरी तो बांट दी थी, बट वो एक्सपेक्ट करता था कि बाकी भाई तुम तीनों मेरे तरफ ही लॉयल रहोगे ना। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हिंडाल ने भी खुद को बिल्कुल इंडिपेंडेंट एम्परर ही डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उसने कहा कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है हुमायूं से, ना ही मैं हुमायूं की मतलब गुलामी करूंगा। अब अस्कारी यानी कामरान मिर्जा का जो अपना भाई है, तो उसको इसने क्या दिया था, रोहिला खंड दिया था। उसमें से कुछ रीजन जो है वो लूज कर जाता है। क्यों लूज कर जाता है आप देखना, क्योंकि इसमें वो जो गुजरात वाला है ना, गुजरात का सुल्तान, वही अटैक करके ये सारी रीजन्स को कब्जे में ले लेता है अपने। तो ऑल दीज एक्शंस हैड, क्योंकि देखो इसके भाई ही जब इसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो बाकी इंडियंस क्यों इसको अपना एम्परर मानेंगे। वो तो बोलेंगे कि देखो ये कितना कमज़ोर है, अपने भाइयों तक से नहीं जीत पाता है, भाइयों को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये कैसे आके इंडिया का एम्परर बन गया। इसको तो मतलब कुछ है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही नहीं है इसके पास, अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल दिस एक्शंस हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन हुमायूंस पोजीशन एंड अथॉरिटी ऑब्वियसली। तो जब भी इसको आप आगे देखना कि अपने भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इसके कई और दुश्मन हैं, भाई तो हैं ही, दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन भाइयों ने इसको काफ़ी धोखा दिया। लेकिन एज एन एम्परर इसके कई दुश्मन भी तो हैं, जैसे गुजरात वाला बादशाह हो गया, और भी कई हैं। तो इनको जब भी अपने भाइयों की मदद की ज़रूरत पड़ी ना, तो इन्होंने कुछ मदद की नहीं हुमायूं की। तो ये काफ़ी अनलकी है, जबकि इसके नाम का मतलब होता है लकी। तो अब हमको देखना है कि हुमायूं राजा तो बन गया है, तो राजा बन गया है तो अपने किंगडम को एक्सपेंड करेगा ना। राजा का काम ही क्या होता था उस टाइम की, लड़ते रहो, दूसरों की ज़मीन को खुद का बनाते रहो, यही सारे काम हुआ करते थे। तो राजा बनने के 6 महीने के बाद ये अपनी हरकतें स्टार्ट कर देता है हुमायूं। तो ये कलिंजर जो है ना, कलिंजर बुंदेलखंड यानी बांदा, आज के बांदा, यूपी के बांदा के पास पड़ता है, मतलब बांदा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है ये। तो आप फोर्ट देख रहे हो ना, फोर्ट का क्या मतलब होता है, पहाड़ पे बना दिया फोर्ट, वहाँ पे अपने सैनिक वैनिक और राजा को लेके छिप गए, और सारे सैनिक यहाँ से दूर दूर तक देख सकते हैं। अगर कोई आ रहा होगा तो 15-20 किलोमीटर पहले से ही इनको अपनी दूरबीन वगैरह से पता चल जाता था ना कि कोई आ रहा है। इसलिए फोर्ट जो है अक्सर आप देखोगे कि ऊंचाई पे ही बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही एक फोर्ट था कलिंजर का, बुंदेलखंड वाले रीजन में, जो कि आज की अगर आप मैप पे बात करो तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो ये एक्चुअली चंदेल राजपूत के पास था, ये जो फोर्ट आप देख रहे हो ना, ये राजपूतों के पास था। और हुमायूं को राजा बने हुए 6 महीने बीते थे, इसने सोचा कि चलो ये वाला फोर्ट अब हम अपने नाम कर लेते हैं। तो दैट्स वाई ही अटैक्ड बिसीज्ड द कलिंजर फोर्ट। देखो बिसीज करने का क्या मतलब होता है कि अगर आप ये देखो ऊंचाई पे रहते हो, ये पहाड़ पे रहते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे खेती वेती तो होती नहीं है। यहाँ तक कि पीने का पानी भी जो है ना, कभी कभी आपको मतलब बहुत मुश्किल से रोज की रोज नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता था। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इनको हर हफ्ते या हर महीने खाना लेके ऊपर जाना पड़ेगा, और भी बाकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि केरोसिन वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस टाइम, तो ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी ताकि इनका जीवन ऊपर आराम से चलता रहे। तो अगर कोई आके ये कट ऑफ कर दे, कोई आके अगर रोक दे कि कोई ऊपर जाएगा ही नहीं, तो धीरे धीरे तो इनका जो भी स्टॉक है, खाने पीने का, पीने का पानी, पहनने के कपड़े, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना। तो उस वक्त यही स्ट्रैटेजी लोग अपनाते थे, अटैक नहीं करते थे बल्कि किले को घेर लेते थे। तो जो लोग ऊपर रहते थे उनका काम होता था कि तीर मारो, गोलियां चलाओ ताकि नीचे वाले भाग जाएं। लेकिन अगर नीचे वालों को नहीं भगा पाओगे तो वो तो आपका जीना हराम कर देंगे, वो तो ऊपर कुछ जाने ही नहीं देंगे। तो इसको ही बिसीजिंग कहते थे, ठीक है ना। तो हुमायूं बिसीज दी फोर्ट हेल्ड बाय चंदेल राजपूत, उसने बस इसको चारों तरफ से जाके घेर लिया। तो चंदेल जो है कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे मुगल का, इसने 6 महीने तक घेरे रखा। तभी उसको खबर मिलती है कि जो अफगान्स हैं, अफगान से तो इनकी दुश्मनी बैटल ऑफ पानीपत के बाद से ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि बाबर कहीं और से आता है और अफगान्स को जो दिल्ली सल्तनत चला रहे थे उनको पानीपत में हरा के हटा देता है। तो अफगानिस्तान बार बार कोशिश कर रहे, सॉरी अफगान्स कोशिश कर रहे थे कि कैसे बाबर के बेटे को गद्दी से हटा के हम अपनी खोई हुई इज्जत, अपनी खोई हुई टेरिटरी वापस ले लें। तो ये जो महमूद लोदी है ना, इसका नाम आप याद रखना, महमूद लोदी जो है
इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, कज़न था। तो ये क्या करता है, हुमायूं क्या कर रहा था इस वक्त, इस फोर्ट को घेर के खड़ा था पिछले 6 महीने से। यानी 6 महीने से तो हुमायूं यहाँ मौजूद है बांदा में। तभी उसको खबर मिलती है कि देखो इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जौनपुर को जीत चुका है, यानी जौनपुर को तहस नहस करके आगे बढ़ चुका है और आगरा पहुंचने वाला है। तो अब क्या हुआ, हुमायूं को ये सुन के बिल्कुल घबरा गया हुमायूं। तो उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली, यानी अंदर जो लोग बंद थे चंदेल रूलर्स, उनसे पीस ट्रीटी साइन कर ली। इनको भी लगा कि चलो हमारी जान बच गई। तो हुमायूं ने एक्चुअली ये फोर्ट अपने नाम नहीं किया, उसने बोला कि ठीक है फोर्ट आप लोग रख लो, और बदले में क्या है, चंदेल्स ने काफ़ी पैसा, काफ़ी धन दौलत, कहा जाता है कि 6750 तोलाज ऑफ गोल्ड, तोलाज ऑफ गोल्ड, 1 तोला यानी 10 ग्राम, यानी आप देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट 700, यू कैन से कि 70 केजीज ऑफ गोल्ड इसने दे रखा था। 70 केजीज के आसपास का गोल्ड दिया और काफ़ी पैसा धन दौलत दिया, तब जाके हुमायूं ने इनकी जान बख्शी और ये इस फोर्ट से हट गया। तो देखो हुमायूं को कुछ मिला, कुछ खास तो नहीं, 6 महीने का टाइम उसने वेस्ट कर दिया, क्योंकि एक किला तो वो लेता नहीं है, वो तो बस पैसे वैसे लेके चला गया जैसे कि कोई छोटा मोटा चोर उचक्का हो। तो अब देखो, क्योंकि हुमायूं को खबर मिली थी कि देखो मेरा जो दुश्मन है अफगान्स हैं वो जौनपुर को तहस नहस करके आगे बढ़ गए हैं और आगरा पहुंचने ही वाले हैं, तो वो क्या करता है, उनको बीच रास्ते में ही रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो पैसा वैसा लेके कलिंजर फोर्ट से निकल जाता है। तो ठीक है, तो अ, ये तो आप जानते ही हो कि महमूद लोदी आ रहा है, बढ़ा चला आ रहा है आगरा की तरफ, और उसका मकसद है कि मैं अब ये जो हुमायूं नाम का राजा बन गया है इसको अब हटा ही दूंगा, इसको जीने नहीं दूंगा। तो हुमायूं रैपिडली मूव्स टू काउंटर द थ्रेट, क्योंकि इसको पता है कि महमूद लोदी को अगर नहीं रोकूंगा मैं, अगर मैं कलिंजर में ही खड़ा रह गया तो महमूद लोदी मेरे पीठ पीछे आगरा पहुंच जाएगा। तो वो क्या करता है, वो तुरंत ही वहां से हट जाता है और दौरा नाम की जगह पे पहुंच जाता है। तो दौरा एक जगह है गोमती नदी के किनारे। तो क्योंकि वो मतलब आप कह सकते हो कि आगरा टू जौनपुर वाले बेल्ट में ही पड़ता है ये दौरा। तो ये गोमती नदी के किनारे पहुंच जाता है और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई होती है। अब ये देखो महमूद लोदी, अगर आपने बाबर वाली वीडियो देखी होगी तो महमूद लोदी इसके बाद बाबर से भी लड़ चुका है एक बार। ठीक है, बंगाल जब गया था ना बाबर, तो बंगाल में हरा दिया था इसने महमूद लोदी को। यानी महमूद लोदी देखो पहले भी हार चुका है मुगल से, पहले वो बाबर से हार चुका है, अब बाबर के बेटे से भी लड़ने चला आया वो। तो बाबर का बेटा हुमायूं इसे फिर हरा देता है। ठीक, तो ये दूसरी हार है महमूद लोदी की। ये बार बार कोशिश कर रहा था कि जो दिल्ली सल्तनत इन लोगों ने हमसे छीन ली है उसको हम फिर से इस्टेब्लिश करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो ये 2 बार हार जाता है, एक बार बाबर से, एक बार हुमायूं से, और फिर इसके बारे में हम कभी सुनते नहीं हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, फिर इसका कभी जिक्र नहीं मिलता है। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये भी भाग के वो गुजरात वाले सुल्तान के पास ही चला जाता है। तो गुजरात का सुल्तान आप देख रहे हो ना, जो भी हुमायूं का दुश्मन है उसको वो वेलकम करता है कि आप मेरे पास आ जाओ, हुमायूं का दुश्मन मेरा दोस्त। तो अब देखो अभी अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले आप देखोगे कि दौरा में, बैटल ऑफ दौरा, दौरा में इसने एक अफगान महमूद लोदी को हरा दिया हमेशा के लिए। यानी अफगान से इसकी टक्कर स्टार्ट हो गई, किसकी, हुमायूं की। तो क्या करता है इसने, इसको हुमायूं को ये बात समझ में आ जाती है कि अफगान जो है मेरे को चैन से जीने नहीं देंगे, क्योंकि देखो महमूद लोदी आया है तो और भी अफगान आएंगे ही इसके पीछे पीछे। तो एक और अफगान था उस वक्त, शेर शाह सूरी। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये चुनार का किला है। तो ये देखो इस किले किले की मतलब अहमियत क्या होती है। अब ये नदी है, तो नदी में से भी तो कोई अचानक से आके किले को अटैक नहीं कर सकता है ना। तो किला होता या फोर्ट वहाँ पे ही बनाया जाता था जहाँ आपको थोड़ी एडवांटेज हो, या तो आप पहाड़ पे बना लो या तो नदी के किनारे बना लो। तो ये जो चुनार का किला था तो ये अफगान्स के पास था, और अफगान का जो एक नॉवेल था शेर शाह, तो उसके वो इस फोर्ट की केयर टेकिंग करता था, वो इस फोर्ट की जिम्मेदारी उसके पास थी। तो अब इसको पता चल गया है कि अफगान से मेरी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, तो इससे पहले कि शेर शाह मेरे पे अटैक करे मैं ही उस पे कर देता हूँ। तो वो चुनार फोर्ट को घेर लेता है 4 महीने तक, और शेर शाह कुछ खास कर नहीं पाता है। तो अल्टीमेटली शेर शाह, ये नाम आप जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, इसको हम अलग से एक वीडियो इस पे बनाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी इज़ वेरी, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अलग से हमको समझना ज़रूरी है।
तो शेर शाह सूरी, आप इतना जान लो कि उस वक्त इस चुनार के किले का इंचार्ज था। तो उसने क्या किया, चुनार के किले को घेर लिया, क्योंकि ये जानता था कि अगर मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा तो थोड़े दिनों के बाद तुम तो अटैक करोगे ही मेरे पे, तो मैं ही करता हूँ पहले। तो शेर शाह सूरी ने सरेंडर कर दिया और उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से मुगल के अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ। और शेर शाह सूरी ने कुछ पैसे भी दिए और साथ ही साथ अपने बेटे को 500 लोगों के साथ हुमायूं के साथ भेज दिया कि आपको मेरे पे, मेरी लॉयल्टी पे जरा सा भी शक है तो ये मेरे 500 लोग और मेरा बेटा आज से आपकी आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो ये याद रखना, शेर शाह ने किया था। और फिर वही हुआ, हुमायूं ने सोचा कि चलो ठीक है, इतना सब कुछ ये मुझे दे ही रहा है तो ये किला इसके पास ही रहने देता हूँ। तो उसने चुनार का फोर्ट भी नहीं अपने नाम किया, उसने शेर शाह के पास ही रहने दिया कि भाई ठीक है, तुम लॉयल्टी अपनी दिखाते रहना मेरे को। अब देखो क्या है, क्योंकि हुमायूं काफ़ी टाइम से आगरा से बाहर है और उसको ये भी बात समझ में आती चली जा रही है कि ये जो गुजरात का सुल्तान है वो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं करता है, वो मेरे से दुश्मनी करना चाहता है। तो उसको ये बात महसूस होती थी कि मेरे पीठ पीछे कहीं मेरी एम्पायर को वो हथिया ना ले। तो बिल्कुल मान जाता है, जब शेर शाह सूरी इसको ऑफर करता है तो वो चाहता है कि चलो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मेरे को जल्द से जल्द आगरा पहुंचना है। तो एक ये वजह भी होती है। तो हुमायूं ने फिर से एक किले को हथियाने से, मतलब वो चूक गया, ही डिडंट एक्चुअली टेक द कंट्रोल ऑफ दिस चुनार फोर्ट। पहले भी आप देख चुके हो कि कलिंजर फोर्ट में भी 6 महीने बर्बाद करने के बाद उसने किले को अपने नाम नहीं किया, और सेम गलती वो चुनार में भी करता है। ठीक है, तो शेर शाह सूरी से ये हुमायूं की पहली फेस टू फेस मुलाकात है, पहली बार ये दोनों फेस टू फेस आके लड़ रहे हैं। आप देखना कि आगे 2 बार और लड़ेंगे ये दोनों आमने सामने आके, मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ इनकी आर्मीज तो लड़ेंगी, बट आमने सामने ये 3 बार आते हैं लाइफ में, ये दोनों लेजेंड्स हैं। तो एक बार तो ये हो गया, और इसका रिजल्ट क्या है, शेर शाह सूरी हार गया। आप देखना आगे इस वीडियो में 2 बार और ये दोनों लड़ेंगे। अब देखो, अब ये क्या होता है, ये भोजपुर है। भोजपुर आप कह लो कि बंगाल, उस वक्त का जो बंगाल था वो आज का बिहार और बंगाल दोनों मिला के थे ना। तो भोजपुर जो है ना वो यूपी और बिहार के बॉर्डर में आज पड़ता है, लेकिन अगर आप पुराने ज़माने की बात करोगे तो हमको ये कहना होगा कि भोजपुर जो है वो बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता था, क्योंकि बिहार तो बंगाल ही था उस वक्त। तो ये भोजपुर का किला है। तो उस वक्त भोजपुर में का जो इंचार्ज था वो था मोहम्मद जमन मिर्ज़ा। अब ये देखो, मिर्ज़ा नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये एक मुगल है, क्योंकि बाबर भी मिर्ज़ा था, तो मिर्ज़ा टाइटल, यानी ये लोग अफगान्स नहीं हैं, ये लोग तिमुरिद हैं, बाबर के वंशज हैं ये सारे के सारे। तो ये हुमायूं का साला था, ब्रदर इन लॉ। तो इसने क्या किया, रिबेल कर दिया अपने एक चचेरे भाई सुल्तान मिर्ज़ा के साथ मिलके। इसने रिबेल कर दिया, इसने देखा कि नहीं नहीं, हुमायूं तो अब वापस दौड़ के आगरा जा रहा है, तो मैं रिबेल कर देता हूँ। इसने रिबेल कर दिया। हुमायूं क्या होता है कि भोजपुर पहुंचता है, यानी बंगाल और यूपी का बॉर्डर आप कह लो उस वक्त, भोजपुर पहुंचता है और अपने ही साले को हरा देता है, मोहम्मद जमन मिर्ज़ा को, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी तो थी नहीं। भोजपुर का किला आप देख रहे हो कितना छोटा टाइप है। तो जमन मिर्ज़ा भी भाग के कहाँ जाता है, वहीं जाता है जहाँ हर कोई जाता है, तो बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ये बिल्कुल लगता है कि जैसे कोई इसने म्यूज़ियम खोल रखा हो कि जो भी हुमायूं का दुश्मन है सबको मैं कलेक्ट करूँगा। तो ये भी जाके वहाँ पे जमा हो जाता है। तो हुमायूं जो है काफ़ी इतने दिनों से बर्दाश्त कर रहा था ये जो गुजरात का सुल्तान है। तो ये बिल्कुल कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करता था, बिल्कुल शुरू के 3-4 सालों में जब ये एम्परर बना था, क्योंकि आप एम्परर बनोगे तो आप एक दूसरे से मैसेजेस एक्सचेंज करते हो ना, ये महसूस करने के लिए कि वो मेरे साथ अच्छा है या बुरा है। तो शुरू के 3-4 साल तो बिल्कुल कॉर्डियल रहा ये, लेकिन अब इस बात ये चीज़ ये नोटिस करता चला आ रहा है कि ये तो मेरे दुश्मनों को शेल्टर देता है, ठीक है, और उन लोगों को शेल्टर देता है जो मेरे को ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, अच्छा क्या हुआ था कि हुमायूं ने थोड़ा बहुत इसको इग्नोर भी किया था। इसने क्या है कि गुजरात का जो राजा है, सुल्तान है, इसने थोड़ी बहुत टेरिटरी भी लूट ली थी। मैंने आपको बताया था ना, अस्कारी मिर्जा की टेरिटरी लूट ली थी इसने। तब भी हुमायूं ने इसको कुछ किया नहीं था, क्योंकि अस्कारी ने ही वो मैटर निपटा दिया था। अस्कारी ने फिर लड़ वड़ के ना वो टेरिटरी वापस ले ली थी। तो कायदे से देखे तो हुमायूं को उस वक्त ही रिएक्ट करना चाहिए था,
लेकिन इसने सोचा कि चलो मेरा छोटा भाई अस्कारी ही काफ़ी है। लेकिन अब ये इसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि जो भी मेरे खिलाफ जाता है वो तो सबको ये सपोर्ट ही करता है, गुजरात का राजा, तो अब इन दोनों की लड़ाई होनी ही है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई हुई तो क्या हुआ। किन दोनों की लड़ाई? हुमायूं की और गुजरात वाले बादशाह, उसका नाम क्या था? बहादुर शाह। ठीक है, तो बहादुर शाह वॉज द रूलर ऑफ गुजरात सल्तनत, वो गुजरात का ही था बहादुर शाह। एंड वॉज ऑलमोस्ट द सेम एज एज हुमायूं, तो लोग ऑलमोस्ट हुमायूं की ही एज का था। तो इसी तो बहादुर शाह हुमायूं के नज़र में क्यों आया? क्योंकि आप देख रहे हो ना कि जो भी इसके खिलाफ जाता है सबको वो मतलब प्रोटेक्शन देता है। और थोड़े दिनों पहले इसने अस्कारी मिर्ज़ा की टेरिटरी पे भी कब्जा करने की कोशिश की थी। तो ये चीज़ बिल्कुल हुमायूं को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसकी नज़रों में आ गया था। तो बहादुर शाह, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे जो लोधी प्रिंसेस थे, यानी लोधी यानी अफगान्स, जो कि इस कोशिश में लगे हुए थे कि मेरे को हुमायूं से अपनी गद्दी वापस लेनी है, उसमें से एक था महमूद लोधी, उन सबको ये प्रोटेक्शन देता था। ठीक है, और बाबर के मरने के ठीक बाद इसने मालवा और चंदेरी, ये चंदेरी का फोर्ट आपको याद होगा अगर आपने बाबर वाली वीडियो देखी होगी, इसको बाबर ने खुद लड़ के जीता था और हुमायूं भी था उस वक्त अपने फादर के साथ। उस फोर्ट को भी इसने बहादुर शाह गुजरात वाले ने कब्जे में ले लिया था। एक्चुअली ये जो सारे मालवा और ये फोर्ट थे ना, ये हुमायूं ने अस्कारी को दे रखा था। तो ये बात हुमायूं को पता चली, लेकिन उसने इसलिए रिएक्ट नहीं किया था क्योंकि अस्कारी ने ही वापस लड़के इसको ले लिया था। तो इसने इग्नोर कर दिया कि चलो छोड़ो। बट आगे चल के ये बहुत ये मिस्टेक साबित हुई। तो अब ये गुजरात का जो बादशाह था, वो आप देख रहे हो ना कि वो गुजरात से निकल के ज़मीन कब्जा करने में लगा हुआ था। कभी मालवा को कब्जा कर लेता था, कभी चंदेरी को कर लेता था। तो वैसे ही उसने रणथंबोर, रणथंबोर यानी राजपूत का जो आप कह लो कैपिटल, उसको कब्जा कर लिया। और अब चित्तौड़, जो आज का चित्तौड़गढ़ है, उसके गेट पे खड़ा था। गेट पे खड़ा होने का क्या मतलब होता है? फोर्ट होता है। तो फोर्ट तो आप अचानक से कब्जा नहीं कर लोगे, आपको कम से कम हफ्ते, 2 हफ्ते, महीनों भी लग सकते हैं। तो रणथंबोर ये ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। ये सारी खबरें मिल रही थी हुमायूं को। अब हुमायूं को ये बात पता चली कि ये तो चित्तौड़गढ़ पहुंच गया है। उस वक्त हुमायूं जो है बंगाल में था। आप देख रहे हो ना, भोजपुर ऑलमोस्ट बंगाल का ही बॉर्डर है। तो हुमायूं जो है बंगाल में ही था उस वक्त। तो और वो भी चाहता था कि मैं चित्तौड़गढ़ पे कब्जा करूं, क्योंकि बाबर कर नहीं पाया था। तो उसने सुना कि अब तो अगर ये बहादुर शाह गुजरात वाला कर लेगा चित्तौड़गढ़ पे कब्जा, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो बड़ा राजा बन जाएगा, मेरे से भी बड़ा सुल्तान बन जाएगा, कल को कहीं मुझे ही ना हरा दे। तो बिल्कुल बंगाल से दौड़ा दौड़ा चला आता है वो। कहाँ? मालवा की तरफ। देखो, मालवा चंदेरी वाले एरिया में ही घूम रहा था ना बहादुर शाह। तो अगर आप बंगाल से, भोजपुर से जाना चाहोगे राजस्थान, तो आपको मालवा से होके गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये लिख रखा है कि मालवा की तरफ दौड़ा चला आता है हुमायूं। अब राजपूतों को ये बात पता चलती है कि हुमायूं मालवा पहुंच चुका है। मालवा तो वो तो इसलिए पहुंच चुका था कि मैं हत्या आऊँगा चित्तौड़गढ़, लेकिन राजपूतों को ये सारी चीज़ें उस वक्त समझ नहीं आती थी। ये काफ़ी भोले वाले थे। इनको लगता था कि इनके फादर बाबर से हमारे रिश्ते अच्छे थे, तो अब ये भी हमारी मदद करेगा। तो इसको लगता है कि हुमायूं हमारी मदद करेगा, तो ये मैसेजेस वगैरह भिजवाते हैं हुमायूं को। एक लेजेंड है, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो चित्तौड़गढ़ की राजमाता थी, मेवाड़, मेवाड़ का ही कैपिटल है चित्तौड़, तो उसकी जो राजमाता थी रानी कर्णावती, आप देख रहे हो ना कर्णावती, वो मैसेज भिजवाती है हुमायूं को, राखी भिजवाती है कि आप हमारी रक्षा करो, तुम मेरे भाई जैसे हो। किससे रक्षा करो? बहादुर शाह से, क्योंकि बहादुर शाह बिल्कुल फोर्ट पे आके खड़ा है। और राजपूतों को ये खबर पता चल गई थी कि देखो हुमायूं तो मालवा में, यानी कि कुछ ही मात्र 300-400 किलोमीटर की दूरी पे ही है हुमायूं, तो क्यों ना हम हुमायूं से हेल्प मांगे। तो ये जो रानी कर्णावती है हुमायूं से हेल्प मांगती है कि मैं आपको राखी भिजवाती हूँ, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप मेरे चित्तौड़ को बचाओ। तो हुमायूं को तो वैसे भी चित्तौड़ पे अटैक करना ही था, तो ये सारी बस आप कहानियाँ ही समझ लो। तो हुमायूं जो है वो चित्तौड़ की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन बहुत जल्द उसका दिमाग बदल जाता है, चेंजेस हिज माइंड, क्योंकि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था बहादुर शाह ऑफ गुजरात को। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो नहीं चाहता था कि जब एक मुस्लिम रूलर किसी हिंदू रूलर पे अटैक कर रहा हो तो वो बीच में आए। ये मतलब इस्लाम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट था, क्योंकि इसको वो जिहाद मानता था। तो वो चित्तौड़ की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन अपना दिमाग उसका वो चेंज हो जाता है और वो रुक जाता है।
वो ग्वालियर के नज़दीक रुक जाता है, क्योंकि ग्वालियर तो मुगल्स का ही है, तो कंफर्टेबली अपने ही टेरिटरी ग्वालियर में रुक जाता है। और वो देखता है कि अब मेरे को तमाशा देखने दो, एंड ही डिसाइड्स टू वेट एंड वॉच कि बहादुर शाह करता क्या है और चित्तौड़ का क्या होता है। तो बहादुर शाह ने क्या किया, बहादुर शाह काफ़ी ताकतवर था, पहले रणथंभौर को भी हरा चुका था, तो चित्तौड़ को भी हरा देता है। और कर्णावती अल्टीमेटली वही करती है, मतलब आपने काफ़ी पहले भी देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी पद्मावती का नाम आपने सुना होगा। तो सी कमिट्स जौहर, ठीक है। तो कर्णावती, ये जो रानी कर्णावती जिसने राखी भिजवाई थी हुमायूं को, हुमायूं ने बिट्रे कर दिया। इसको आप नोट कर लो, आपको काफ़ी कहानियाँ मिलेंगी, बट दिस इज़ द फैक्ट। इसने मदद की ही नहीं कर्णावती की, एंड कर्णावती एंड अदर्स कमिटेड जौहर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बहादुर शाह कैप्चर करे फीमेल्स को, तो इन लोगों ने जौहर ही कमिट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें हुमायूं को मिल रही थी। हुमायूं उस वक्त ग्वालियर में था, तो वो समझ गया कि देखो चित्तौड़ तो ये जीत गया है, अब ये लौटेगा किस रास्ते से, अब मैं लड़ता हूँ बहादुर शाह से, अब मैं देखता हूँ कि बहादुर शाह कितना ताकतवर है। तो वो चित्तौड़ में बस इसलिए नहीं गया था कि वो नहीं चाहता था कि एक मुस्लिम जब एक हिंदू पे अटैक कर रहा हो तो वो बीच में पड़े, क्योंकि बहादुर शाह भी इसको जिहाद ही डिक्लेयर कर चुका था। तो एक जिहाद के वक्त तो एक मतलब वो ठीक नहीं, उसको लगा कि मैं बीच में पड़ूं। तो हुमायूं मंदसौर पहुंच गया, ग्वालियर से निकलता है और मंदसौर पहुंच जाता है। मंदसौर ही क्यों गया वो, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि चित्तौड़ से अगर कोई लौटेगा तो मंदसौर से होके ही गुजरेगा। तो बहादुर शाह मंदसौर से होके गुजरने वाला था, तो मंदसौर भी पहुंचता है बहादुर शाह, लेकिन वो हुमायूं को देख के घबरा जाता है और भाग जाता है मांडू। तो मांडू भी ग्वालियर वाले जोन के ही आसपास है, इसलिए आप ये सारे समझ सकते हो इन प्लेसेस का सिग्निफिकेंस कि यहाँ पे ही ये चीज़ें क्यों हो रही थी। ये सारी रीजन्स जो है ग्वालियर के आसपास के हैं। तो वो मांडू भाग जाता है और हुमायूं उसके पीछे पीछे जाता है। तो देखो बहादुर शाह लड़ने के मूड में था ही नहीं हुमायूं से, इसकी एक वजह है, क्योंकि बहादुर शाह पोर्चुगीज से लड़ रहा था। पोर्चुगीज थे ना उस वक्त गुजरात में आ चुके थे, और पोर्चुगीज के बारे में भी बहादुर शाह को खबरें मिल रही थी कि ये गुजरात पे अटैक करेंगे। तो बहादुर शाह बिल्कुल मूड में था नहीं हुमायूं से लड़ने के लिए, वो बच बच के चल रहा था। तो मांडू से भाग के वो पहले चंपानेर जाता है, फिर कैम्बे जाता है और फिर गोवा पहुंच जाता है। तो अगर आप देखोगे तो ये सब इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पड़ते हैं, और ये सब पोर्चुगीज़ के कब्जे में आते चले जा रहे थे। तो आप कह सकते हो कि ये एक्चुअली पोर्चुगीज़ से हेल्प मांगने जा रहा था एक तरह से, ये भी कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। तो हुमायूं से लड़ने से पहले चाहता था कि मैं पोर्चुगीज़ की हेल्प ले लूँ। तो बाय दैट टाइम द एंटायर मालवा, क्योंकि अब देखो ये पीछा करते जा रहा है बहादुर शाह का, और बहादुर शाह भागता चला जा रहा है। तो बहादुर शाह की टेरिटरी, बहादुर शाह इतना दूर भाग गया कि वो गुजरात से भी बाहर भाग गया। तो वो अब अगर आप अपने घर से भाग जाओगे, दुश्मन आपके घर में आ गया, तो आपका घर दुश्मन का हो गया। तो इसी तरह मालवा और गुजरात हुमायूं के कब्जे में चले गए, क्योंकि उससे डर के भाग गया था बहादुर शाह, अपना घर छोड़ के भाग गया था और उसके घर पे हुमायूं ने कब्जा कर लिया था। तो हुमायूं ने क्या किया, अपने भाई अस्कारी को उसने बोला कि इसने पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब मैं इसका तुमको बदला दिलाता हूँ, तो तुम अब चले जाओ इसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लो। तो हुमायूं अपॉइंटेड हिज ब्रदर अस्कारी एज द गवर्नर ऑफ गुजरात। मगर अस्कारी क्या हुआ कि उसको ये मतलब उतना पसंद आया नहीं, वो चाहता था वापस मैं लौट के चला जाऊँ अपने मेवात, मतलब अपने मालवा वाले रोहिला खंड में चले जाऊँ। सो ही प्रूव इनकम्पिटेंट, वो वहाँ बहुत दिलचस्पी लेता नहीं था अस्कारी। तो बहादुर शाह को इस चीज़ की ये चीज़ पता चल गई कि असगारी तो बिल्कुल कमज़ोर है, हुमायूं जितना ताकतवर है नहीं। तो उसने एक मल्लू खान को भेजा था, अपने जनरल मल्लू खान को भेजा था कि अब जाओ तुम कोशिश करो, और मल्लू खान ने मालवा को वापस कब्जा करके बहादुर शाह को दे दिया था। यानी देखो हुमायूं को मुश्किल से 6 से 8 महीने तक ही मालवा पे कब्जा करने का मौका मिला, मालवा और गुजरात पे। कब्जा उसने बेसिकली किया नहीं था, बहादुर शाह डर के भाग गया था, ठीक है। तो उसने कुछ जीता हुई था नहीं, बहादुर शाह भाग गया था, अपनी टेरिटरी से बाहर निकल गया था। तो बहादुर शाह ने फिर वापस भेजा था अपने जनरल मल्लू खान को कि ये लोग घुस आए, इनको भगा दो, और मल्लू खान ने अस्कारी को भगा दिया था। इस तरह हुमायूं ने जो जीता था वो 6 से 8 महीने में वापस बहादुर शाह के हिस्से चला गया। तो अब देखो कि थस हुमायूं लॉस्ट गुजरात एंड मालवा क्विकली एज ही गेन्ड दीज टू टेरिटरीज। तो जितनी जल्दी उसने जीता था मालवा और गुजरात को, उतनी ही जल्दी हार भी गया, और इस वजह से हुमायूं की इज्जत थोड़ी और कम हो गई।
पहले तो कम थी क्योंकि इसके भाई ही खुद इसकी इज्जत नहीं करते थे, अब तो और भी कम हो जाती है। ठीक है। तो एज गुजरात फेल टू मुगल एम्पायर, बहादुर शाह वॉज फोर्ट टू कोर्ट दी पोर्चुगीज। तो जब मालवा और गुजरात पे कब्जा कर लिया था मुगल्स ने, तो ये जो बहादुर शाह है उसने पोर्चुगीज से हेल्प मांगी थी। तो इसके बदले में बहादुर शाह ने जो दीयू है, दीयू एक जगह है वेस्टर्न कोस्ट पे, और बसाइन भी एक जगह है, गुजरात की ही पार्ट्स हुआ करते थे ये इसने पोर्चुगीज को दे दिया कि आप बदले में मेरी हुमायूं से के खिलाफ मेरी मदद करो, और ये 2 सिटीज़ मैं आपको दे दे रहा हूँ अपने सल्तनत के। ठीक है। मगर ये दोस्ती इसकी जो बहादुर शाह की पोर्चुगीज से जो है दोस्ती काफ़ी दिनों तक चली नहीं। और मतलब पोर्चुगीज ने क्या किया, अल्टीमेटली उसको एक जहाज पे बुलाया था ट्रीटी साइन करने के बहाने। बहादुर शाह को पोर्चुगीज ने अपने जहाज पे बुलाया था कि ठीक है आप हमसे आओ, मिलो, डिस्कस करो। लेकिन कुछ झगड़ा हो गया था इन दोनों के बीच। इन लोगों ने क्या किया था, बहादुर शाह को जहाज से ही उठा के फेंक दिया था। बहादुर शाह और उसके ये पोर्चुगीज हैं, बहादुर शाह को उठा के फेंक दिया था, वो डूब के मर गया था। आप देख सकते हो इस पिक्चर में। तो ऐसे ही बहादुर शाह मर जाता है और हुमायूं से इसकी मतलब अब तो दुश्मनी रही नहीं, वो मर ही गया। ठीक है। तो तभी क्या होता है, आपने देखा कि एक बार ऑलरेडी चुनार का जो किला है उस पर कब्जा करने की कोशिश करी थी हुमायूं ने। और उस वक्त किले के अंदर कौन था, शेर शाह सूरी था, जिसने सरेंडर कर दिया था, अपने बेटे को भी भेज दिया था हुमायूं के इसमें। तो अब ये शेर शाह सूरी क्या है, तब से लेके अब तक ये काफ़ी ताकतवर हो चुका था। ये ऑलमोस्ट बंगाल का एम्परर बन चुका था शेर शाह सूरी, और ये सपने देखता था कि मैं मुगल्स को भी भगा दूंगा। तो ये सारी कहानियां हुमायूं को पता चलती थी कि ये जो शेर शाह सूरी है ये ज़रूरत से ज़्यादा ही ताकतवर हो गया है, और ये सपने देख रहा है कि मैं मुगल्स को भगाऊंगा इंडिया से। ठीक है। तो ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट, कि जो खुद को मेरा वेसल कहता था, खुद को मेरा जमींदार कहता था, आज वो मुझे ही भगाने के सपने देख रहा है। तो कंसर्न्ड ओवर वेसल शेर शाहज एम्बिशियस एक्सपेंशन पॉलिसी। शेर शाह जो है अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपैंड कर रहा था। तो ये हुमायूं सोचता है कि अब मैं शेर शाह को छोड़ूंगा नहीं, ये तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही एक्सपैंड कर रहा है अपने एम्पायर को, जबकि ये तो मेरे अंडर काम करता है, ये मेरे को तो कुछ ट्रिब्यूट वगैरह भिजवा नहीं रहा है। तो ये फिर से उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड चुनार पे कब्जा करता है। तो अब ये फिर से चुनार के किले पे कब्जा करता है, और उस वक्त शेर शाह था नहीं वहाँ पे किले में। तो अब शेर शाह और हुमायूं फेस टू फेस आए नहीं, और वो उसको 6 महीने में उस फोर्ट को कब्जा कर लेता है। लेकिन क्या था, उस फोर्ट से पहले ही जो शेर शाह है, तो शेर शाह पहले ही खजाना वजाना निकाल के बंगाल लेके चला गया था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब बंगाल में अपने एक्सपेंशन पे लगा होता, वो अपनी ताकत जो है बंगाल में बढ़ा रहा था। जबकि ये चुनार जो है आप देखोगे ये बनारस के पास है। तो चुनार को बोला जाता था कि एक तरह से एंट्रेंस गेट ऑफ बंगाल। बनारस जो है आज आप देखोगे तो बनारस से बहुत दूर नहीं है बिहार, जो बिहार का बॉर्डर है मुगल सराय वगैरह, हार्डली 150-200 किलोमीटर आप कह सकते हो। तो एक तरह से ये जो चुनार फोर्ट था, माना जाता था कि चुनार एक तरह से बाउंड्री है बंगाल की। तो बंगाल ये दिखाने के लिए कि मैं बंगाल पे कब्जा करना स्टार्ट कर चुका हूँ, वो चुनार पे अटैक करता है। लेकिन वो अपने पैसे वैसे लेके पहले ही बंगाल जा चुका था, तो बहुत ज़्यादा कुछ हुमायूं के हिस्से आता नहीं है। लेकिन हाँ, फोर्ट ज़रूर इस बार हुमायूं अपने हिस्से कर लेता है। ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है, क्योंकि शेर शाह सूरी ने ये जो सुल्तान गियासुद्दीन महमूद होता है इसको हटा दिया होता है और खुद राजा बन गया होता है बंगाल का। तो क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये देखो बंगाल का सुल्तान जो कि खुद लड़ रहा होता है शेर शाह से, वो हुमायूं को मैसेज भिजवाता है। तो हुमायूं इसकी ही मदद करने के लिए, शेर शाह को बर्बाद करने के लिए वो बंगाल पहुंच जाता है, और 7-8 महीने बंगाल में ही रहता है। तो हुमायूं एम्बार्क्स ऑन इन्वेजन ऑफ बंगाल। वो सोचता है कि शेर शाह मेरे को चुनार में तो मिला नहीं, तो मैं उसको जाके बंगाल में पकड़ूंगा। तो हुमायूं एम्बार्क्स ऑन इन्वेजन ऑफ बंगाल, और बंगाल की कैपिटल उस वक्त हुआ करती थी गौड़, कैलकटा नहीं। उस वक्त इसको गौड़ बोलते थे, और इसका कैलकटा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैलकटा तो अंग्रेजों ने बसाया है। तो ये मत समझना कि आज का कैलकटा ही उस वक्त का गौड़ है। तो ऑलमोस्ट 8 महीने वो बंगाल में रहता है, और शेर शाह से इसकी कभी भिड़ंत होती नहीं। शेर शाह कभी इसके सामने आता नहीं। वो काफ़ी चालाक था, वो जानता था कि अभी समय आया नहीं है, अभी हुमायूं मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, जब मेरी आर्मी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी तो मैं इसका मुकाबला कर ही लूँगा, अभी इसको रहने दो, ये है तो बंगाल में ही, मैं इसको बंगाल से बच के जाने नहीं दूंगा।
तो एक तरह से आप सोचो कि वो प्लान बना रहा था। तो 8 महीने रहता है वो बंगाल के कैपिटल में, काफ़ी मतलब अपने लोगों को गवर्नर वगैरह अपॉइंट कर देता है। लेकिन इसकी आर्मी को नॉर्थ इंडिया में रहने की आदत थी, जबकि ये लोग बंगाल पहुंच गए थे, ईस्ट इंडिया पहुंच गए थे। तो इसकी आर्मी के काफ़ी लोग बीमार पड़ने लगे, कहा जाता है मलेरिया वगैरह होने लगा। तो और साथ ही साथ हुमायूं को एक और खबर मिलती है कि इसका भाई हिंडाल, इसका सबसे प्यारा भाई हिंडाल, उसको इसने इंचार्ज दे रखा था, इसको काफ़ी भरोसा था हिंडाल पे। तो अपने पीठ पीछे ये हिंडाल को छोड़े आया था आगरा में। इसने कह रखा था कि देखो कोई ना कोई तो रहना चाहिए गद्दी पे, वरना दुश्मन आके इस पे कब्जा कर लेंगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तो मैं जा रहा हूँ बंगाल, तुम आगरा का ख्याल रखना। तो इसी हिंडाल ने, इसको लगा कि मेरा भाई इतने दिनों तक आगरा आया ही नहीं, तो ये सही मौका है, मैं खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये खबर मिली हुमायूं को। तो जैसे ही ये बात हुमायूं को पता चलती है, हुमायूं वहां से भागा भागा चला आता है बंगाल से। ठीक है ना, वो अपने 5,000 सैनिकों को बंगाल में छोड़ देता है और भागा भागा चलाता है आगरा। क्यों चलाता है? क्योंकि उसके भाई ने उसके पीठ पीछे उसको धोखा दे दिया था हिंडाल ने, वो खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया था उसने। ठीक है ना। शेर शाह सूरी ये सारा तमाशा देख रहा था, वो समझ गया कि हुमायूं अब भाग रहा है बंगाल से। क्यों भाग रहा है? क्योंकि वो अपने भाई से ही लड़ने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? आगरा जा रहा है। तो अब वो अपने 5,000 सैनिक को बंगाल में छोड़ के आया था। शेर शाह 6 महीने के बाद देखना कि इन 5,000 सैनिकों को एक एक करके इनकी गर्दन कटवा देता है, सबको मार देता है, काफ़ी क्रूअली। क्योंकि ये घुस आए थे ना बंगाल, एक्चुअली शेर शाह सूरी का था ना, हुमायूं जबरदस्ती का घुस आया था वहां पे, 8 महीने तक रहा था वो। तो नाउ यू सी, बैटल ऑफ चौसा, ये हुमायूं है, ये शेर शाह है। शेर शाह को ये खबर लग गई थी कि हुमायूं 8 महीने तक बंगाल में था, काफ़ी लूटा, मेरे खजाने को लूट लिया, मेरे लोगों को मारा, अब देखो अपने भाई से लड़ने के लिए वो आगरा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात इसको पता चल गई थी। तो हुमायूं आगरा की तरफ जा रहा था, ये सब तो आप समझते ही हो। शेर शाह ये सारा ड्रामा जो है छुप छुप के देख रहा था। तो शेर खान सूरी, इस वक्त इसका नाम शेर खान था, शेर शाह इसका नाम इस बैटल में पड़ा, इसलिए हम इसको अभी शेर खान सूरी ही कहेंगे। तो शेर खान सूरी को ये बात पता थी कि वो चौसा नाम की जगह से होके गुजरेगा। तो चौसा जो है आज के बक्सर, बक्सर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और आप कह लो कि यूपी और बिहार का बॉर्डर ही है, इसलिए चुनार से बहुत दूर नहीं है, चुनार फोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है बक्सर। ठीक है, तो उसको ये बात समझ में आती थी बहादुर, मतलब अपने शेर खान सूरी को, कि हुमायूं जा रहा है आगरा, क्योंकि इसके भाई ने इसके गद्दी पे कब्जा करने की कोशिश करी है, तो वो चौसा से होके गुजरेगा। तो बहादुर शाह ने बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे बंगाल को लूटा, मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, ये तो गुजरेगा चौसा से, मैं देख लूंगा कि ये चौसा से बच के कैसे निकलता है। तो इन दोनों ने कर्मनासा नदी, जहाँ पे इनकी लड़ाई हुई थी, उस एक नदी के किनारों पे हुई थी, उस नदी का नाम है कर्मनासा नदी। तो एक किनारे पे शेर शाह था, शेर, और एक किनारे पे हुमायूं। एक्चुअली शेर शाह उस साइड पहुंच गया था, क्योंकि ये तो बंगाल वाली साइड से आ रहा था। ठीक है, तो शेर खान ने, शेर खान सूरी हम इसको बोलेंगे, जब तक ये जीतेगा नहीं तब तक ये शाह टाइटल नहीं लगाएगा। शाह का मतलब होता है किंग, तो ये शेर खान है, अभी शाह नहीं है। तो ये क्या करता है, ये हुमायूं को मैसेजेस भिजवाने लगता है कि मैं आपके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी गलती होगी, आप मेरी गलती माफ़ कर दो। तो हुमायूं इसके झांसे में आ जाता है। तो हुमायूं अपन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ चलो ये मेरे से अब लड़े वड़ेगा नहीं, ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और ट्रीटी की तैयारी करने लगता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक रात को जो है ना, शेर खान इन पे अटैक कर देता है, मतलब बिल्कुल इतनी रात में करता है, 2-3 बजे करता है कि सुबह होने वाली थी ऑलमोस्ट, अटैक कर देता है 26 तारीख को। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ईयर याद रखो, 1539 पे अटैक कर देता है और पूरी तरीके से हरा देता है मुग़ल आर्मी को। तो जब वो अटैक कर देता है तो क्या होता है, क्योंकि मुगल्स को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि लड़ाई होगी, वो तो देख रहे थे कि अब ट्रीटी करनी है हमको, हम यहाँ से ट्रीटी करें और जल्द से जल्द आगरा निकले। क्योंकि हुमायूं की एक आदत थी, वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता था। कलिंजर को कब्जा किया, ट्रीटी करके भागे आया आगरा, चुनार पे कब्जा किया, फिर से शेर शाह से ट्रीटी करके भाग आया आगरा। यहाँ भी उसके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि लड़ना वड़ना नहीं है, हम ट्रीटी करें और भागें यहाँ से। तो एक्सपेक्टेड था नहीं कि वो फाइट करेगा, मतलब उसको फाइट होगी ऐसा एक्सपेक्टेड था नहीं।
तो हुमायूं की आर्मी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। किसने? शेर खान ने। तो शेर खान एक बार ऑलरेडी कलिंजर में लड़ चुका है, सॉरी चुनार फोर्ट में लड़ चुका है, ये दूसरी बार दोनों आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो बुरी तरीके से आर्मी इसकी हार गई, मुगल आर्मी। खुद हुमायूं को जान बचाने के लिए नदी में कूदना पड़ा था, और एक उसके सोल्जर निजाम भी थे, ये आप याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। एक दिन के लिए राजा बना था ये इंडिया का। क्यों? क्योंकि जब ये नदी में कूद गया था ना हुमायूं, तो ये डूबने लगा था। तो इसके सोल्जर ने इसको अपने कंधे पे बिठा के, ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये भैंस या गाय मर जाती थी ना, तो उसके चमड़े को सिल देते थे, ये उसमें हवा भर के सिल देते थे ताकि वो नदी में तैर सके। तो ये भैंस या गाय के चमड़े को सिल के बनाते थे। तो ऐसे ही इस पे बिठा के निजाम भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो बदले में हुमायूं ने उसको ऑनर करने के लिए एक दिन का राजा भी बनाया था, तो इसका नाम था निजाम भिश्ती। ठीक है ना? तो अब क्या होता है, शेर शाह बिल्कुल बुरी तरीके से हरा देता है मुगल्स को। हुमायूं बिल्कुल भाग जाता है, अपनी जान बचा के भागता है, इतनी बुरी तरीके से हारा था। तो अब शेर खान को ये हक मिल गया था कि वो खुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान कह सके। वो कह सके कि जब हिंदुस्तान का असली एम्परर हुमायूं मेरे से जान बचा के भाग गया, तो अब तो एम्परर मैं ही हूं ना, और आज के बाद मेरा नाम है शेर शाह। शाह मतलब क्या है? शाह का मतलब किंग। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब मैं ही एम्परर हूँ। फिर वो वापस लौट के बंगाल जाता है, क्योंकि बंगाल वो गया नहीं था 1 साल से, हुमायूं ने कब्जा कर रखा था बंगाल पे। बंगाल जाते ही उसको ये बात पता चलती है कि अरे यहाँ तो 5,000 मुगल सोल्जर्स को छोड़ के गया हुमायूं, तो उन सभी को ये मरवा देता है। ठीक है ना? तो अब शेर खान, जो कि शेर शाह हो चुका था, हु वॉज नाउ शेर शाह, अब वो फाइनल असॉल्ट की तैयारी करता है मुगल एम्पायर पे, कि उसको समझ में आ गया था कि हुमायूं में कोई दम है नहीं, वो तो अभी जान बचा के भागा है मेरे से, तो मैं एक और बार इस पे अटैक करके उसको फुल एंड फाइनल इसको हरा ही देता हूँ। तो हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचा के आगरा पहुंचता है, और आगरा पहुंच के उसको उसके अपने तीनों भाई वहां पे ही मिलते हैं, क्योंकि तीनों भाई जमा हो गए थे, क्योंकि हिंडाल ने कर दिया था रिबेलियन। तो जब हिंडाल के रिबेलियन की खबर पता चली थी, कामरान और अस्कारी भी दौड़े दौड़े आगरा पहुंच गए थे। तो हुमायूं ने अपने भाइयों से प्लीड किया कि भाई ये तो अब अगर हम चारों मिलके एक साथ काम नहीं करेंगे, तो जो शेर शाह सूरी है ये तो पूरी हमारे बाप के बनाए मुगल डायनेस्टी को ही ख़त्म कर देगा। तो अब हम चारों को लड़ना नहीं, आपस में हम चारों मिलके काम करेंगे, साथ मिलके इसका मुकाबला करेंगे। तो उसने अपने सौतेले भाई कामरान मिर्जा से मदद मांगी। कामरान मिर्जा क्या है, अपने 12,000 सोल्जर्स लेके आ गया था लाहौर से। जब उसको हिंडाल की खबर लगी थी, हिंडाल के बारे में पता चला था कि हिंडाल राजा बनना चाहता है, एम्परर बनना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए 12,000 सोल्जर्स लेके आ गया था वो लाहौर से। और इस वक्त वो आगरा में था, तो चारों भाई इस वक्त आगरा में ही थे। तो हिंडाल बोलता है कि ठीक है, मैं अपने सोल्जर्स तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे अपना ये डिक्लेयर कर दो, ठीक है, अपना व्हाट टू से कमांडर इन चीफ डिक्लेयर कर दो। तो उसको मना कर देता है कामरान मिर्जा को कमांडर इन चीफ डिक्लेयर करने से। तो कामरान मिर्जा बिल्कुल घबरा के वापस चला जाता है लाहौर, बिल्कुल मायूस हो जाता है। वो सोचता है कि मेरा भाई, मैं क्यों अपने भाई की मदद करूं, जो मेरा भाई मेरे को कमांडर इन चीफ ही डिक्लेयर नहीं करता है। तो ये अपने लगभग 3,000 सोल्जर्स ये हुमायूं को दे देता है, और वापस लौट के ये चला जाता है लाहौर। तो अब हुमायूं और शेर शाह सूरी में लड़ाई होने ही वाली थी। शेर शाह सूरी अटैक तो करता ही करता हुमायूं पे दोबारा। तो ये जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये हुई थी बिलग्राम। बिलग्राम एक विलेज है जो आज के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये लड़ाई हुई थी 1540 में। कुछ ही महीनों पहले हुमायूं जो है अपनी जान बचा के भागा था शेर शाह सूरी से। अब तीसरी बार शेर शाह सूरी और हुमायूं एक दूसरे के आमने सामने होने वाले थे। तो हुमायूं को ये बात पहले से ही पता थी कि ये अटैक करेगा, ठीक है। तो हुमायूं ने कामरान मिर्जा से कहा था कि भाई तुम अपने ट्रूप्स मुझे दे दो, लेकिन कामरान मिर्जा ने बिल्कुल 12,000 ट्रूप्स नहीं दिए, बल्कि 3,000 ट्रूप्स उसको दिए थे। कामरान मिर्जा ने अपने 3,000 ट्रूप्स ही हुमायूं को दिए थे, क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड हो गया था कि जब तुम मुझे अपना कमांडर इन चीफ, सुप्रीम कमांडर डिक्लेयर नहीं करते हो मुगल फोर्सेस का, तो मैं क्यों अपनी कीमती फोर्सेस तुम्हारे हवाले करूं, तुम किसी काम के नहीं हो। एक्चुअली कामरान मिर्जा को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हुमायूं जीतेगा।
तो नहीं चाहता था कि उसके सोल्जर्स मारे जाएं हुमायूं के चक्कर में। तो हुमायूं ने अपने सारे फोर्सेस को जमा किया, क्योंकि वो जानता था कि अटैक करने वाला है। कौन अटैक करने वाला है? शेर शाह। तो ये लड़ाई होती है कन्नौज में, तो इसको बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। तो फिर से वही हुआ जो पहली बार हुआ था। तो इस बार फिर से शेर शाह सूरी ने फिर से हुमायूं के सारे फोर्सेस को हरा दिया। इतनी बुरी तरीके से हराया कि इस बार तो हुमायूं का फुल एंड फाइनल भागना पड़ा इसे। तो हुमायूं अगेन फ्लेड दी बैटल, और हुमायूं ना सिर्फ बैटल से भागा, क्योंकि अब तो कन्नौज काफ़ी नज़दीक है आगरा के। जब आप कन्नौज में हार गए हो तो आपके हाथ से आगरा भी चला गया है, तो अब वो एम्परर रहा नहीं बेसिकली। तो हुमायूं को पता चल गया था कि अब मैं अगर यहाँ पे और टिका तो ये मेरे को मार ही देगा। तो ही रैन अवे। तो मुगल एम्पायर वॉज ब्रॉट टू एन एब्रप्ट एंड। मुगल एम्पायर अचानक से ख़त्म हो गया इस बैटल के बाद। तो अगर कोई पूछेगा कि किस बैटल ने मुगल एम्पायर को ख़त्म कर दिया था थोड़े दिनों के लिए, थोड़े दिनों के लिए ख़त्म हुआ, क्योंकि हुमायूं रिकवर कर लेगा। तो थोड़े दिनों मतलब 15 साल के लिए ख़त्म हो गया था। तो मुगल एम्पायर वॉज ब्रॉट टू एन एंड, और ये जो अपना हुमायूं है वो डर के भाग गया शेर शाह सूरी से। थार डेजर्ट होता हुआ वो सिंध चला गया। सिंध इसलिए गया था क्योंकि इसका जो भाई था कामरान मिर्जा, वो सिंध में उसकी पूरी इन्फ्लुएंस थी। तो इसको यकीन था कि सिंध में मुझे कोई खतरा नहीं है और सिंध तक नहीं पहुंच पाएगा शेर शाह सूरी। तो ये सिंध भाग गया था, ठीक है ना। तो ना 15 साल और लग जाएंगे इसके बाद हुमायूं को टू टेक बैक हिज थ्रोन, क्योंकि अफगान्स ही तो है शेर शाह सूरी, उसने कब्जा कर लिया इसके थ्रोन पे। तो 15 साल का स्ट्रगल और लगेगा हुमायूं को। तो 15 साल के बाद आप देखना कि फिर से हुमायूं एम्परर बन जाएगा इंडिया का। अभी तो वो इंडिया से भाग गया है, सिंध पहुंच गया है। तो हुमायूं इन एग्जाइल। तो अब देख ही रहे हो कि कन्नौज की जो बैटल होती है उसके बाद इसकी पूरी आर्मी ही खत्म हो गई थी। ये रहा हुमायूं। तो हुमायूं की पूरी आर्मी ही खत्म हो गई है, कहीं का एम्परर रहा नहीं। तो ये भाग गया था सिंध, ठीक। तो सिंध में जब ये पहुंचा तो ये बात कामरान को पता चल गई। तो कामरान को लगा कि हुमायूं आएगा, और क्योंकि वो बड़ा बेटा है बाबर का, तो सारे उसको ही राजा डिक्लेयर कर देंगे और मुझे उसके अंडर काम करना होगा। तो उसने सोचा कि इसको अपनी टेरिटरी में घुसने ही नहीं देता हूँ। तो कामरान बार्स हुमायूं फ्रॉम वेंचरिंग एनीवेयर नियर काबुल, क्योंकि काबुल, कांधार, ये सारे जो थे वो कामरान के ही अंडर थे। और उसको कहता है कि तुम सिंध में ही रहो, तुम इधर आना भी मत। तो ही देन प्रोसीडेड टू सिंध। तो हुमायूं जो है, क्योंकि सिंध में ही था, तो वो चाहता है, वो खुद ही सिंध आ जाता है। कामरान उसको, हुमायूं को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है। तो क्योंकि वो पसंद तो करता ही नहीं था हुमायूं को, सोचता था कि अगर हुमायूं मर जाए तो मैं ही राजा बन जाऊं पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसी बीच में हुमायूं चक्कर लगा रहा होता है सिंध के। सिंध तो एक डेजर्ट एरिया है, राजा तो ये रहा नहीं, तो इसकी उतनी शान शौकत रही नहीं। तो इसी बीच में 1541 में, आप देखना ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1541, ठीक है। तो ही मैरिड हमीदा बानो, ये आप याद रखो क्योंकि ये अकबर की मदर है। तो ऐसे डेजर्ट में जब ये घूम रहा था, इसकी पूरी रियासत चली गई थी, एम्परर ये रहा नहीं था, तभी इसकी शादी, इसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की कौन थी? इसका जो सबसे प्यारा भाई है हिंडाल, उसके टीचर की बेटी थी ये। उसका एक स्पिरिचुअल टीचर हुआ करता था, उसकी बेटी थी हामिदा बानो। तो ये उस वक्त 15 साल की थी। तो इसको ये पसंद आ गई और हुमायूं ने शादी कर ली। अब तक हुमायूं ने शादी करी ही नहीं थी। तो हिंडाल मिर्जा देन सेपरेटेड फ्रॉम हुमायूं। तो शादी वादी हो गई इनकी। फिर हिंडाल मिर्जा बोलता है कि ठीक है, आप तो सिंध में घूमते रहोगे, मैं कितना आपके साथ घूमूंगा। तो वो अपने बड़े भाई के पास चला जाता है कांधार, क्योंकि कांधार तो कामरान मिर्जा के अंडर था। तो वो सोचता है कि मैं क्यों घूमूं सिंध में के डेजर्ट्स में, हुमायूं को घूमने दो। तो वो चला जाता है अपने भाई को छोड़ के कांधार। तो हुमायूं क्या करता है, हेल्प लेने के लिए मारवाड़ जाता है, राजपूत की तरफ जाता है। देखो कुछ दिनों पहले इसने इसकी हेल्प करी नहीं थी, कर्नावती की हेल्प करी नहीं थी, अब देखो कर्मा। तो ये चला जाता है राजपूत के पास, लेकिन राजपूत ने इसको शेल्टर देने से मना कर दिया, क्योंकि इसने उस वक्त राजपूत की हेल्प नहीं करी थी। और राजपूत को थोड़ा बहुत शेर शाह का भी खतरा था कि हम क्यों, हुमायूं तो अब ताकतवर रहा नहीं था, तो हुमायूं के चक्कर में शेर शाह की नज़र में आ जाए। तो इन्होंने बेसिकली हुमायूं की मदद ही नहीं करी। लेकिन सब ऐसे नहीं थे। तो जब हुमायूं
आगरा का एम्परर था, तो इसने छोटे छोटे राजाओं से दोस्ती करी थी। तो ऐसा ही एक राजा था वीरसाल अमरकोट का। तो आज अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये जो एक राजा थे वीरसाल, ये भी राजपूत ही थे, ये सिंध के रीजन में ही रहते थे। तो इन्होंने हुमायूं को शरण दी। देखो हुमायूं डेजर्ट में भटक रहा था। हुमायूं की एक स्टोरी आगे, अबुल फजल जो है ना, वो अकबर का हिस्टोरियन है, उसने एक स्टोरी लिखी है कि जब ये सिंध में भटक रहा था तो एक एक करके इसके सारे घोड़े मर गए थे और इसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। तो कोई भी इसका जो साथी था, ये हामिदा बानू को अपना घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं था। तो एम्परर खुद अपने घोड़े से उतर गए थे और अपनी वाइफ को उस पर बिठाया था। मतलब ये सिर्फ नाम का ही एम्परर रह गया था, वही आप यहाँ पे डिपिक्शन देख सकते हो। तो वीर साल जो अमरकोट के थे, उसने मतलब इसको शरण दी। तो हामिदा बानू वॉज प्रेग्नेंट, ही वॉज अबाउट टू डिलीवर अ बेबी। ठीक है। और अकबर का जन्म यहाँ ही हुआ क्योंकि उस वक्त हामिदा बानू प्रेग्नेंट थी। तो आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ना आगरा में, ना दिल्ली में, ना पंजाब में। उसका जन्म हुआ था अमरकोट पाकिस्तान में। कब हुआ था? 1542 में। और जब उसका जन्म हुआ था तो उसका जो बाप था वो ऐसे ही भटक रहा होता था। तो कुछ बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन तो हुआ नहीं उस वक्त। नाउ जो सिंध का रूलर था, देखो ये वीर साल तो एक छोटा मोटा राजा था राजपूत, लेकिन जो पूरे सिंध का मालिक था वो अलाउ कर देता है हुमायूं को कि ठीक है तुम सिंध से होके गुजर जाओ, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि यहाँ तुम्हें कोई हार्म नहीं करेगा मेरे टेरिटरी में, और तुम चुपचाप यहाँ से निकल के कांदाहार चले जाओ, इतना मैं आपको अलाउ करता हूँ। तो अब ये देखो, अकबर पैदा हो चुका था। तो अकबर वॉज टेकन अंडर द केयर ऑफ अस्कारी हु वॉज द गवर्नर ऑफ कांधार। जब ये कांधार पहुंच जाता है तो ये अस्कारी को हैंड ओवर कर देता है अकबर को। अकबर उस वक्त 15 साल का था, तो छोटे बच्चे को लेके भटकना सही नहीं था। तो इसने अपने एक भाई अस्कारी को हैंड ओवर कर दिया अकबर को। ठीक है। तो कामरान ने फिर से ट्राई किया उसको, हुमायूं को कब्जा करने का। वो जानता था कि जब तक हुमायूं जिंदा रहेगा कभी ना कभी ये एम्परर बन ही जाएगा, तो इसको मार ही देता हूँ। जब इसको मार दूंगा तो एम्परर अगर कोई बनेगा तो मैं ही बनूंगा। तो किसी तरह हुमायूं फिर से बच जाता है और वो पर्शिया पहुंच जाता है। अब इस पर्शिया का क्या फंडा है, देखो पर्शिया बेसिकली इन लोगों का एंसेस्ट्रल टाउन है, टिमुरिड, और ये सारे टिमूर्स है ना। तो पर्शिया जो है ना, बाबर का नानी घर हुआ करता था। तो ये अपने बाप के नाना नानियों से के रिलेटिव से मिलने गया था और अपने बच्चे अकबर को छोड़ दिया था इसने कहाँ? कांधार में। तो उस वक्त कांधार का गवर्नर उसका भाई अस्कारी ही था। तो ये अस्कारी जो है कामरान का अपना भाई है, याद रखना, ये इसका अपना भाई है। तो ये किसी तरह अपनी जान बचा के, अपने भाइयों से, सौतेले भाइयों से जान बचा के पर्शिया पहुंच जाता है। तो उस वक्त पर्शिया पे जो रूल कर रहा था उसका नाम था शाह तमश्प। तो शाह तमश्प ने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया हुमायूं को, क्योंकि वो हुमायूं तो उसका रिलेटिव ही था ना, डिस्टेंट रिलेटिव ही था, और वो एम्परर रह चुका था, तो उसको एम्परर वाली ही इज्जत दी उसने। तो शाह तमश्प ने काफ़ी उसको वेलकम किया। उसने उसको हेल्प करने की एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी हुमायूं के सामने। तो उसने हुमायूं को कहा, क्योंकि हम सारे शिया इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो आज के बाद तुम भी शिया में कन्वर्ट हो जाओ, शिया इस्लाम को फॉलो करो, और ये जो तुम्हारे भाई जो काबुल कांधार पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, छोटे छोटे भाई, तुम्हारे सौतेले भाई, ऐसा करो तुम ये कांधार मेरे को दे दो, ठीक है। बदले में मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूंगा कि तुम बिल्कुल वापस जाके शेर शाह सूरी को हरा दोगे, एम्परर बन जाओगे। तो हुमायूं जो है ऑब्लाइज कर देता है, उसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो हुमायूं मान जाता है इन सारी चीज़ों को, शिया बन जाता है वो, याद रखना। अगर कोई पूछता है कि विच मुगल एम्परर एक्सेप्टेड शिया इस्लाम, तो इट वाज हिम। एक्चुअली मुगल सुन्नी थे, आप जानते हो ना कि इस्लाम के 2 मेजर सेक्ट्स होते हैं, सुन्नी और शिया। तो ये शिया बन जाता है अंडर प्रेशर। तो हुमायूं कैप्चर्ड, और फिर क्या करता है, शाह तमस बदले में इसकी मदद करता है, अपने बेटे को भेजता है, और बेटे के साथ मिलके ना 12,000 सोल्जर्स को भी भेजता ही है। तो इस तरह इसकी मदद करता है। ओके, सो हुमायूं कैप्चर्ड कांधार। तो एज यू कैन सी, देखो क्योंकि हुमायूं ने वादा कर दिया था शाह तमश्प को, ये शाह तमश्प है, और ये तभी की पिक है जब ये कि गेस्ट था शाह तमश्प के यहाँ। तो इसने वादा कर दिया था कि मैं कांधार और काबुल कैप्चर करके आपको दे दूंगा।
तो ये करता भी वैसा ही है, ये कामरान पे अटैक कर देता है 1545 में, क्योंकि कामरान ही रूलर था ना उस वक्त काबुल का, उसके फादर बाबर ने ही उसको ये दिया था। तो वो उससे कैप्चर कर लेता है, कामरान को हरा देता है। लेकिन कामरान चुप नहीं बैठता है, अगले साल 1546 में वो फिर से कोशिश करता है हुमायूं को हराने की। और हुमायूं ने वादा तो किया था कि मैं सिटी जीत के शाह तमश्क को दे दूंगा, लेकिन जब तक वो सिटी जीतता ना तो शाह तमश्क की डेथ हो गई थी। तो सिटी जीत के उसने खुद के पास ही रख ली थी, तो कांधार उसने किसी को दिया नहीं, खुद के पास ही रख लिया। तो कामरान मिर्जा ने फिर अगले साल कोशिश करी कि अब हुमायूं को मैं हराता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। अब एक चीज याद रखना, ये जो अस्कारी है, अस्कारी मिर्जा है, और ये जो कामरान मिर्जा है, ये दोनों अपने भाई हैं। तो अब देखो, अकबर तो अस्कारी के पास है क्योंकि अस्कारी ही उसका गार्जियन है। उस हुमायूं ने उसको छोड़ दिया था 15 महीने की उम्र में अकबर को, और वो चला गया था शाह तमश्क के पास। तो ये कहता है कि देखो, हुमायूं को मेरे को हराना है, तुम अकबर को लेके मेरे पास आ जाओ। तो कामरान मिर्जा ने बार्गेन करने की कोशिश करी हुमायूं से कि मैं अकबर को तुम्हें दे देता हूं, बदले में तुम मेरे को काबुल और कांधार दे दो। बट हुमायूं माना नहीं, और कामरान मिर्जा बुरी तरीके से हार गया। तो हारने का रिजल्ट क्या हुआ कि हुमायूं को उसका बेटा अकबर मिल गया। तो इसी बैटल के बाद मिला था। ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो हिंडाल मिर्जा है जिसपे काफी भरोसा करता था हुमायूं, तो उसकी डेथ हो गई 1551 में, क्योंकि कामरान मिर्जा और हुमायूं हमेशा लड़ते ही रहे। इसने कभी चैन से जीने नहीं दिया हुमायूं को, अपने खुद के जीते जी। तो 1551 में ये हिंडाल मिर्जा जो है, ये अपने भाई हुमायूं की तरफ से लड़ रहा था, और कामरान मिर्जा यानी अपने दूसरे भाई के अगेंस्ट लड़ रहा था, और इसकी डेथ हो जाती है। तो इस बात से बहुत ही बुरा फील होता है हुमायूं को, तो क्योंकि उसने इसकी जान दी थी हुमायूं के लिए। तो ये हिंडाल की बेटी थी रुकैया बेगम, उससे अपने बेटे अकबर, अकबर अभी उसको जस्ट मिला था लड़ाई के बाद, तो मतलब 5 साल हो गए हैं इस चीज को। तो उसने अकबर की शादी कर दी हिंडाल की बेटी से, क्योंकि हिंडाल का एहसान था उसके ऊपर। और साथ ही साथ उसने अकबर को गजनी का गवर्नर बना दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गजनी का गवर्नर बना दिया। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो अकबर को मिलती है वो गजनी का गवर्नर। गजनी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। तो देखो, ये कामरान मिर्जा तो जिंदा ही है, और ये हमेशा हुमायूं को परेशान करने के चक्कर में लगा रहता था। तो ये क्या करता है, ये दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में शेर शाह सूरी का बेटा उस वक्त रूल कर रहा था, क्योंकि शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी। तो शेर शाह सूरी की डेथ ऑलरेडी हो गई है, ये हम शेर शाह सूरी के ऊपर एक अलग वीडियो बना के देखेंगे। तो शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी, तो उसका बेटा उस वक्त गद्दी पे बैठा था। तो उसको ऑफर करता है कि मैं हुमायूं को हराने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी दुश्मनी चलती थी हुमायूं से। तो इस्लाम साहब मानता नहीं है, और वो इसको पकड़ के ना हुमायूं के पास काबुल भेज देता है कि हुमायूं इसको पनिश करेगा। लेकिन हुमायूं ने अपने फादर से वादा किया था कि वो अपने भाई को मारेगा नहीं। तो बस कामरान को ब्लाइंड, अंधा करवा देता है और मक्का भिजवा देता है, मक्का यानी हज पे। तो रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसने वादा किया था कि मैं मारूंगा नहीं। तो अगर आप किसी को ब्लाइंड कर देते हो, अंधा कर देते हो, तो ऑब्वियसली वो फिर कभी राजा नहीं बन सकता है, वो कभी क्लेम नहीं कर सकता है कि गद्दी पे अपना हक नहीं जता सकता। इसलिए मारने का सेकेंड ऑप्शन होता था कि लोग एक दूसरे को अंधा कर देते थे ताकि दूसरा राजा ना बन पाए। ठीक है। अब क्योंकि देखो, अस्कारी कामरान का अपना भाई था, तो ये हुमायूं समझता था कि ये अपना भाई है, तो ये कभी ना कभी रिवेंज लेगा मेरे से। तो ये अस्कारी को भी एक्साइल पे भेज देता है, यानी कि अपने किंगडम से निकाल के उसको बाहर कर देता है। और अल्टीमेटली अस्कारी को भी उसने हज पे ही भेज दिया था, और उसकी डेथ हो जाती है 1558 में। तो आपको ये डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखो कि भाइयों ने इसके साथ किया क्या था। ठीक है। तो दिल्ली में आप ऑलरेडी जानते हो कि शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसका बेटा इस्लाम शाह राजा बना था, बट ये उतना पावरफुल था नहीं। तो सूर डायनेस्टी जो थी ना, वो डिक्लाइन की तरफ बढ़ चली थी, क्योंकि शेर शाह सूरी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी 1545 में। तो एक फोर्ट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था शेर शाह सूरी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी। तो ये जो बारूद चलाता है वो उसके पास ही फट गया था। ये एक तोप के पास खड़ा था, बारूद चला रहा था, और वो तोप वहाँ पे ही फट गया, दूर फटने की बजाय। तो इसकी डेथ हो गई थी। तो इसका जो सक्सेसर था इस्लाम शाह, जिससे हेल्प मांगने गया था कामरान मिर्ज़ा, तो उसकी भी डेथ हो गई थी 1553 में। तो उसके बाद बिल्कुल कन्फ्यूज़न सा फैल गया था सूरी डायनेस्टी में। ठीक है। तो इतना कन्फ्यूज़न फैल गया था कि कुछ कुछ दिनों के लिए अलग अलग लोग राजा बन जाते थे। तो ऐसे ही एक आदमी राजा बन गया था, उसका नाम था इब्राहिम शाह।
तो उसको हटा के एक दूसरा राजा गद्दी पे आ गया था, उसका नाम था सिकंदर शाह। यानी ये सारे के सारे बिल्कुल कमज़ोर निकम्मे टाइप्स थे। तो देखो अब ये सारी चीज़ें हुमायूं को समझ में आ रही थी कि सूरी डायनेस्टी में तो अब कोई रहा नहीं, कोई ताकतवर आदमी तो रहा नहीं, तो अब क्यों ना मैं वापस इंडिया चला जाऊं और उनसे अपनी गद्दी छीन लूं। इन लोगों ने मेरे से छीनी थी तो मैं भी इनसे छीन लेता हूं। तो वे यही सोच के वो 5055 में इंडिया की तरफ एंटर कर जाता है, क्योंकि 1554 में आप देख रहे हो उसका सारा भाई वाई सारे मर गए, सबको उसने एक करके हज पे भेज दिया, और एक हिंडाल तो मर ही चुका था ऑलरेडी। तो अब उसको उसके भाइयों से कोई खतरा है नहीं, और इधर वो देख रहा है कि सूरी डायनेस्टी में अब कोई पावरफुल रहा नहीं। तो अब उसके दिल में एक ख्याल आता है कि मैं जाता हूँ सूरी डायनेस्टी को वापस कब्जा कर लूँगा। तो यही सोच के वो पंजाब में एंटर करता है। तो उस वक्त का पंजाब यानी कि मोस्टली पाकिस्तान का रीजन और आज का जो इंडियन पंजाब है, तो उसकी जो जितनी भी प्रोमिनेंट सिटीज़ थी, पेशावर, रोहतास, ये रोहतास जो ये पाकिस्तान में भी है और बिहार में भी है, बट ये पाकिस्तान वाला ही है। तो पेशावर, रोहतास, लाहौर, इन सब पे कब्जा कर लेता है। और ये देखो इंडियन पंजाब, जलंधर, दीपलपुर, यानी बिल्कुल डीप इंडिया में घुस जाता है। तो 1555 में, ठीक है। तो हुमायूं का एक बहुत ही ट्रस्टेड जनरल था बैरम खान, ये नाम आप याद रख लो। क्यों याद रखो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि ये देखना, अभी 1555 में हुमायूं बिल्कुल अच्छा खासा लड़ाइयाँ लड़ रहा है, लेकिन एक साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो हुमायूं का जो बेटा अकबर है वो बैरम खान के कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल इन द सेंस कि बैरम खान ही उसकी देखभाल करता है अगले 4-5 सालों तक। तो इसलिए ये नाम आप याद रख लो। तो हुमायूं का ट्रस्टेड जनरल था बैरम खान। तो उसने बैरम खान को बोला कि अब हम इंडिया आ गए हैं, अब हमको सूरी डायनेस्टी को हरा के वापस अपनी गद्दी लेनी है। तो सूरी डायनेस्टी वालों ने एक फोर्ट बना रखा था सिरहिंद पे, पंजाब सिरहिंद। तो वहाँ पे इसको ये कहता है कि ठीक है तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे से आता हूँ, तुम पहले देखो कि क्या वहाँ पे देखो कि इसके कितने सिपाही वगैरह हैं सुर डायनेस्टी के। तो ये बैरम खान जाता है, तो वहाँ पे ही सिरहिंद की तरफ जा रहा था। तो सिरहिंद के पास ही एक फिशरमैन विलेज है, एक नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे मछुआरों का, मच्छी पकड़ने वालों का गांव है मच्छीवाड़ा। तो सिरहिंद की तरफ जा रहा था ये, क्योंकि सिरहिंद में फोर्ट है। तो वहाँ पे ही इसकी लड़ाई हो जाती है सूर डायनेस्टी के फोर्सेस से, और बैरम खान बुरी तरीके से हरा देता है सूर डायनेस्टी वालों को, वो तो ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुके थे, ठीक है। तो ये बात हुमायूं को पता चल जाती है कि हाँ देखो मेरे जनरल बैरम खान ने मच्छीवाड़ा में लड़ाई लड़ी और जीत गया। तो वो भी आ जाता है सिरहिंद, और सिरहिंद में आके वो इंतज़ार करने लगता है, वेट करने लगता है कि जो सूरी डायनेस्टी का इस वक्त का राजा है सिकंदर शाह सूरी, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके फोर्ट के पास में पहुंच गया हो, तो अपने फोर्ट को बचाने के लिए आएगा, और हम यहाँ पे ही लड़के डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा। तो जो अल्टीमेट बैटल होती है सूरी डायनेस्टी और मुगल्स के बीच, जिसमें हुमायूं कोशिश कर रहा होता है कि मैं फिर से सूरी डायनेस्टी को हरा के फिर से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कर दूं। तो इस लड़ाई की जो जगह चुनी थी हुमायूं ने, वो थी सिरहिंद। तो इसके फादर बाबर ने कुछ सालों पहले, 20 साल, ऑलमोस्ट 20 साल पहले पानीपत में लड़ाई लड़ी थी अपनी किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए। अब हुमायूं को अपनी किंगडम स्टैब्लिश तो नहीं करनी है, बट अपनी खोई हुई किंगडम वापस लड़नी है। तो इसके लिए उसने सिरहिंद को चुना था। तो ये लड़ाई कब हुई? 1555 में। तो ये सिरहिंद है, देखो बिल्कुल दिल्ली के पानीपत के बिल्कुल आसपास आ गया है, बिल्कुल डीप इंडिया में, सिरहिंद पटियाला के पास। तो जो उस वक्त का रूलर था सूर डायनेस्टी का, सिकंदर सूर, वो एक्चुअली नेफ्यू था शेरशाह सूरी का, भतीजा था। तो वो आ जाता है कि अब तो लड़ना ही है हमको, तो हम जाते हैं अब सिरहिंद, क्योंकि हुमायूं तो सिरहिंद पे ही खड़ा है, ठीक है। तो इस बैटल का आउटकम क्या होता है इतनी डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मुगल्स जीत जाते हैं, यानी बिल्कुल बुरी तरीके से हरा देता है जो हुमायूं है, ये इस सिकंदर सूर को हरा देता है, और सिकंदर सूर भाग जाता है नेपाल की तरफ, ठीक है। तो इतना आप डिटेल मत याद रखो। तो सिकंदर सूर नेपाल, हिमालय की तरफ से निकल के भाग जाता है, ठीक। और इसके बाद फिर कोई सुनता नहीं है, फिर कोई हिस्टोरियन जानता नहीं कि इसके साथ क्या हुआ। तो क्या हुआ, जब दिल्ली का एम्परर ही भाग गया तो अब दिल्ली पे तो कोई रोक टोक है नहीं। तो हुमायूं एंटर्स दीनपना, ये एक्चुअली एक टाउनशिप थी। एक क्या होता है ना कि दिल्ली तो आज के जैसी दिल्ली डेवलप नहीं थी ना उस टाइम। तो अगर किसी को अपनी सिटी बनानी होती तो एक एरिया चूज करके उसको चारों तरफ से वॉल बना देता था। तो ऐसी एक वॉल्ड सिटी बनवाई थी हुमायूं ने, ठीक है, 1533 में ही बनवाई थी, यानी 20-22 साल पहले ही बनवाई थी।
तो जब तक उसकी दुश्मनी स्टार्ट भी नहीं हुई थी सूर डायनेस्टी से, उसी वक्त ये सिटी उसने बनवाई थी। तो अब क्या है, उसकी प्यारी दिल्ली पहुंचने से उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो दिल्ली पहुंच के अपनी पुरानी सिटी दीन पना पहुंच जाता है। तो ये आप याद रखना, दीन पना हुमायूं ने ही बनवाया था। ठीक है। तो कितने सालों तक बाहर रहा इंडिया के, या कह लो कि अपने दीन पना के बाहर, तो 1540 में भाग गया था वो बैटल ऑफ कन्नौज के बाद, और वापस आ रहा है 1555 में। तो 15 सालों तक, 15 ईयर्स, 15 सालों की एग्जाइल उसकी खत्म हो गई। और ये तो मैंने आपको बता दिया, दीन पना उसने ही बनाया था। ठीक है। नाउ अबाउट दी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इट वाज मतलब हुमायूं के टाइम आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या हाल चाल था वो हम देख लेते हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग हिज एक्साइल फ्रॉम इंडिया इन पर्शिया दैट ही एस्टैब्लिश्ड ग्रेट कॉन्टैक्ट विद पेंटर्स। क्योंकि ये जब ये पर्शिया गया था सात तमस के पास, तो देखा था उसने कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, तो उसको वहाँ पे पेंटर्स पसंद आए थे। तो ऐसे ही दो पेंटर्स, ये आप देख रहे हो ना, समद और इन, खैर ये नाम याद रखना आपको ज़रूरी नहीं है। तो बस ये दो पेंटर्स को लेके आया था, ये याद रखना कि इन दो पेंटर्स ने आगे चल के, क्योंकि एक साल के बाद तो डेथ ही हो जाती है हुमायूं की, तो इन दो पेंटर्स ने अकबर के टाइम ये दो पेंटिंग्स, या आप कह लो कि एक तरह से एल्बम बनाए थे। उनका नाम है तूती नामा एंड हमजा नामा। तो पेंटिंग्स के थ्रू एक एल्बम बनाया था इन दोनों ने। ठीक है। और हुमायूं की क्या कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर में, तो हुमायूं, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दीन पनाह बनाई थी। ठीक है। और कुछ लोग इसको क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का भी कि ये जो पेंटर्स को लेके आया था ना, इन पेंटर्स ने एक स्पेशल टाइप की पेंटिंग वाली आर्ट शुरू की थी, मिनिएचर पेंटिंग्स। क्योंकि पहले क्या होती थी, पेंटिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई जाती, तो इन लोगों ने छोटी छोटी एल्बम टाइप्स की पेंटिंग बनानी स्टार्ट की थी। तो और हुमायूं ने दीन पनाह बनवाया था, तो दीन पनाह के अंदर और भी कई कंस्ट्रक्शंस करवाए थे। खैर ये सारी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बस एक बार पढ़ लो, तलाकी दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा। हाँ, ये शेर मंडल बहुत इंपॉर्टेंट। ये शेर मंडल एक्चुअली दीन पनाह के अंदर इसने नहीं बनवाया था, बट शेर शाह सूरी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम शेर मंडल है। ठीक है। ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो ना, हाउ डिड दिस गाय डाई, इसकी डेथ कैसी हुई। तो ये देखो, ये शेर मंडल है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये दीन पनाह के अंदर एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग है, तो एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो इसी लाइब्रेरी में कभी कभी जाता था हुमायूं। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह देख रहे हो ना, तो इसमें एक दिन हुमायूं जा रहा था, बुक्स लेके आ रहा था, तभी वो सीढ़ी से गिर जाता है, क्योंकि बुक्स थे उसके हाथ में, और उसने अजान की आवाज़ सुनी। तो वो झुकने की कोशिश करता है, उसी चक्कर में वो गिर जाता है और उसका सर फट जाता है, मीन स्कल गेट्स ब्रोकन, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो देखो, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था शेर मंडल, और ये था कहाँ, तो हुमायूं की सिटी दीन पनाह के अंदर। ठीक है। तो यही कि वन डे वो लाइब्रेरी से आ रहा था, ये सारी कहानी यहाँ पे लिख रखी है। तो डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप बस साल याद रखो, 1556, यानी किंगडम वापस लेने के ठीक एक साल के बाद। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब ये मरता है तो इसकी उम्र थी 47 ईयर्स, एग्जैक्टली द सेम जब बाबर की उम्र थी। और बाबर ने अल्लाह को कहा था कि मेरी उम्र ले लो, मतलब मेरी जान ले लो और मेरे बेटे को बख्श दो। तो जब बाबर मरा था तो उसकी उम्र भी 47 ईयर्स थी, और जब हुमायूं मर रहा है तो उसकी भी 47 ईयर्स ही है। और हुमायूं भी ऐसा नहीं कि अचानक से मर गया था, तो वो 2-3 दिनों तक बीमार रहा था, तो उसको समझ में आ गई थी चीज़ कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसने अपने जीते जी ही अकबर, जो उसका इकलौता बेटा था, तो अकबर को नॉमिनेट कर दिया था कि मेरे बाद यही राजा बनेगा, यही एम्परर बनेगा। ठीक है। तो हुमायूं की डेड बॉडी पुराना किला, इन लोगों ने मुगल्स की बनाई एक बिल्डिंग थी पुराना किला, तो वहाँ पे ही दफनाई गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, अकबर, क्योंकि इसका बेटा था, इसकी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी फिर से। जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसानी से डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी। तो बाद में क्या हुआ था ना कि इमीडिएटली 2-3 साल के बाद अकबर की लड़ाई हेमू से होने लगी। हेमू एक किंग था जो दिल्ली पे कैप्चर करना चाहता था। तो अकबर को लगा कि मेरे फादर की डेड बॉडी पुराना किला में रखी है, अगर हेमू कैप्चर कर लेगा तो मेरे फादर की डेड बॉडी को बिल्कुल बेकार कर देगा, उसको डिसरेस्पेक्ट कर देगा। इसलिए वहाँ से हटा के उसने वो बॉडी पहले मतलब पंजाब में ट्रांसफ़र कर दी, और फिर वापस लेके आए थे ये लोग दिल्ली। खैर इतनी स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आज, आप कह सकते हो हुमायूं टॉम्ब है ये। तो मतलब कि हुमायूं के मरने के 9 साल के बाद ये बनवाया था, उसकी वाइफ ने बनवाया था। ठीक है, बेगा बेगम नाम था।
तो बेगा बेगम वाइफ थी हुमायूं की, और ये मतलब अकबर की मदर भी हुई उस एंगल से। ठीक है, तो उसने अपने हस्बैंड के लिए 9 साल के बाद बनवाया था, और ये दिल्ली में ही है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। जब वो पंजाब से डेड बॉडी लेके आ गया अकबर कि हाँ अब मेरे फादर को कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई भी खतरा नहीं है हमको, तो हम अपने फादर के टोम्ब बनाएंगे अच्छे से, तो यही है हुमायूंस टोम्ब। ठीक है, तो बाद में अकबर ने क्या किया, क्योंकि अकबर अपने फादर से बहुत प्यार करता था, तो उसने अपनी आंट आंट यानी कि हुमायूं की बहन, तो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, तो उससे कहा कि आप मेरे फादर के बारे में जो जो जानते हैं, क्योंकि आपने तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, मैं तो बच्चा हूँ, मैंने उतना टाइम स्पेंड नहीं किया, तो आप जो जो जानते हो आप वो लिखो। तो ये काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो इसने अपने ब्रदर की, अपने भाई की पूरी लाइफ स्टोरी लिखी है, हुमायूंस बायोग्राफी, जिसका नाम है हुमायूं नामा। ठीक है ना, तो ये किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम। तो दैट्स इट। तो इस बुक से ही हमको काफ़ी कुछ पता चलती है, मतलब दैट्स प्रिटी मच अबाउट द सेकेंड मुगल रूलर हुमायूं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में, और एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे शेर शाह सूरी के बारे में। ठीक है।